कड़ी में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमने आज का विषय रखा है कि जो कंट्रोवर्शियल ड्रग्स हैं आयुर्वेद में, हर्ब्स हैं या ड्रग्स हैं, उनके बारे में हम लोग विचार मंथन करके एक कंक्लूसिव अवस्था में हम पहुँचे कि आज जब हम शुरुआत करें तो ये डिस्कशन तब तक चलता रहे जब तक उसको हम कंक्लूड ना कर पाएँ। ये ज़रूरी नहीं कि आज के ही विचार में आज ये पहला लेक्चर रहेगा, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे सभी एक्सपर्ट लोगों से उनके विचार विनिमय से कि इस प्रोग्राम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम इसमें सबका हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्र जी का स्वागत करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर महेश व्यास जी उपस्थित हैं। आज हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर आर्यन आचार्य सर जामनगर से, प्रोफेसर के एन द्विवेदी सर वीएचयू से और प्रोफेसर मोहनलाल जायसवाल सर जयपुर से इस ग्रुप में उपस्थित हैं। इन सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ इस प्रोग्राम को आज डॉक्टर मीना देवगढ़े जी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में, वो भी कोऑर्डिनेट करेंगी। और इस प्रोग्राम की रूपरेखा में हम लोग बहुत दिन से चर्चा कर रहे थे। आप सब लोग द्रविड़ के लोग मैक्सिमम लोग इसमें मुझे लग रहा है जुड़े हुए हैं, तो ये सबको पता है कि ये द्रव्यों की उपलब्धता और जो उपलब्ध है उनकी बारे में जो कन्फ्यूजन है, हम तो कई सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और अलग अलग बार चर्चा होती रहती है। अभी पिछले ग्रुप में रासना के बारे में चर्चा हो रही थी, तो हम लोग चर्चा करके बात को अपने तक ही सीमित रह जाती है या पर्टिकुलर जो लोग चर्चा में शामिल होते हैं वहीं तक वो बात रह जाती है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम द्रव्यों की बिना, जैसे हम सब जानते हैं कि किसी नई चीज बताने की जरूरत नहीं है कि प्रॉपर द्रव्य का ज्ञान नहीं है, तो हम सब समाज में और हमारे रोगियों में भी हंसी के पात्र हैं। निकुंठना विनो वैद्य, ये सब जो हमारे निकुंठों में बताया गया है, तो वेदों में जो बताई गई औषधियाँ हैं, जो शास्त्रों में निघंटु में बताए गए, जो संहिताओं में बताएंगे, उनकी संख्या कितनी थी और वो हम कितने पे सीमित हो गए हैं, उन सब का कारण क्या है। जो औषधियाँ अभी उपलब्ध बाजार में हैं, वो जो कलेक्टर सप्लाई कर रहा है, जो वर्ल्ड से, या जो कल्टीवेट हो रही हैं वो प्रॉपर कल्टीवेट हो रही कि नहीं, इन सब चीज़ों को लेके और द्रव्यों से जुड़ी अन्य चीज़ों को लेके, द्रव्यों का मानकीकरण है, स्टैंडर्डाइजेशन है, इन सब विषयों को लेके या जो भी आवश्यकता है कि और इस विषय को द्रव्य गुण शास्त्र को हम और कैसे आगे और अच्छे इसके विकास में आगे बढ़ा सकते हैं, ओवरऑल जो आयुर्वेद का विकास कर सके। तो इसके बारे में जैसे हम सबको पता है कि आजकल गुड़ची के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन, हर घर में गुड़ची का प्रयोग हो रहा है कि वो गुड़ची अभी क्रिस्पा है कि हम मलबेरी का यूज कर रहे हैं कि जो हमारी जो ओरिजिनल है कार्डिफोलिया वो यूज कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ हम निर्धारण कर सकें हर कॉलेज में कि आसपास के लोग अगर एक ऐसा बना सकें कि भाई यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है, हमने ओरिजिनल सैंपल रखे हुए हैं, आगे लोग देख सकें, लाइव प्लांट भी हो उसका और उसके सैंपल भी हो, ये जो कांड लोग बाजार से लेते हैं। तो ये सब चर्चा हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं, हम लोग आप सब लोग इसमें अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन आज पैनलिस्ट मुख्य रूप से हमारे 3 लोग हैं। बाद में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे और इस बारे में और चर्चा होती रहेगी। और इस ग्रुप में इसका एक हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है, जो लोग नहीं जुड़े होंगे उनको उस ग्रुप में भी जोड़ लेंगे। विश्व परिषद द्रव्य गुण परिषद करके एक ग्रुप का भी निर्माण हुआ है, तो उस विचार में भी हम लोग डालते जाएंगे। जो अगली मीटिंग होगी उससे हम सब विषयों को लेते हुए ये आज जो चर्चा हो जाएगी उस पर हम पूरे मंथ में चर्चा करते हुए अगले मीटिंग में उसको कंक्लूड कर पाएँ, ऐसे हम लोग का विचार है। बाकी आप सबके विचार स्वागत हैं। इस कड़ी में मैं अभी निवेदन करूंगा प्रोफेसर महेश व्यास जी से, जो विश्व परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रोफेसर और डीन हैं रिसर्च के आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में। तो सर से मैं निवेदन करूंगा कि विश्व आयुर्वेद परिषद के और थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देते हुए हमारे और क्या क्या आयाम है, क्या क्या काम कर रहे हैं और इस विषय को कैसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं, जो आज का टॉपिक है उस पर थोड़ा अपना मार्गदर्शन दें। प्रोफेसर महेश व्यास सर जी। परम आदरणीय प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्र जी, विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय संगठन सचिव, आज के इस कार्यक्रम में जिनका उद्बोधन होगा, ऐसे IAMS फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के डीन श्रद्धेय प्रोफेसर के एन द्विवेदी जी, डीन ITRA प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य जी, NIA जयपुर से प्रोफेसर मोहनलाल जायसवाल जी, जिनके कारण या जिनसे कहना चाहिए कि हम सबको बल मिलता है कि हम कभी भी कोई भी कार्यक्रम करने का प्रारंभ कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा हर एक कार्यक्रम जिनके द्वारा संचालित होता है, वैद्य सुरेंद्र चौधरी जी
आज के कार्यक्रम के दोनों कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में एसोसिएट प्रोफेसर द्रवगुण डिपार्टमेंट में डॉक्टर मीना देवगढ़े जी, और साथ ही आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे भारतवर्ष से आयुर्वेद द्रवगुण विभाग आयुर्वेद के जो भी महानुभाव इसमें जुड़े हुए हैं और विश्व आयुर्वेद परिषद के जो पदाधिकारी हैं, उन सबका मैं अभिनंदन अभिनंदन। जैसा कि अनिल शुक्ला जी ने कहा, विश्व आयुर्वेद परिषद पिछले 25 वर्षों से, मैंने 25वां वर्ष चल रहा है, रजत जयंती वर्ष है इस बार, तो पिछले 25 वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में कार्यरत है। और ये कहें कि 2-3 प्रांतों से प्रारंभ करके आज विश्व आयुर्वेद परिषद भारत के प्रत्येक प्रांत में, यहाँ तक कि केंद्र शासित प्रदेश जो है, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, गोवा हो, पांडिचेरी हो, वहां पर भी विश्व आयुर्वेद परिषद का संगठन है। यानी आज विश्व आयुर्वेद परिषद भारत के हर प्रदेश में, हर कोने में कार्यरत है। और प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्र जी, इस प्रकार की संकल्पना उनकी है कि हमारे जो मुख्य 12 विषय हैं, तो इन 12 ही विषयों की एक अलग अलग विशेषज्ञ जो हैं उनकी अलग टीम बने। तो आज हम जो जुड़े हैं द्रवगुण विषय के कार्य के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से प्रत्येक विषय के रस शास्त्र है, मौलिक सिद्धांत है, शारीरिक रचना, शारीरिक क्रिया, काय चिकित्सा, पंचकर्म, सभी विषयों की एक एक अलग अलग टीम बने। उस विषय के पूरे भारतवर्ष के मुख्य लोग उसमें जुड़े हैं। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अनिल शुक्ला जी ने आज जिन 3 मुख्य वक्ता आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, ये तीनों ही एक बनारस से, एक जाम, तीनों के द्रव्यगुण विषय के विषय मर्मज्ञ जिन्हें कह सकते हैं, कि जिनके मार्गदर्शन में जो व्यक्ति द्रव्यगुण क्षेत्र में है, वो हर व्यक्ति चाहता है कि हम इन तीनों को सुने। तो आज का हमारे पहला कार्यक्रम है और पहले ही कार्यक्रम का शुभारंभ प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, मीना देवगढ़े जी, अब दोनों के कोऑर्डिनेशन में बहुत ही अच्छा कार्य का प्रारंभ हुआ है। तो पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से कि ये कार्य इसी प्रकार से प्रति माह, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, प्रति माह अंतिम रविवार को रहेगा। तो हर रविवार कोई कार्यक्रम अच्छे से चलता रहे। और इस कार्यक्रम का विश्व आयुर्वेद परिषद का उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति इस कार्यक्रम को अटेंड करे, उनको कम से कम द्रव्यगुण के विषय में जो है कि विशेष ज्ञान प्राप्त हो। सामान्य रूप से तो हम ठीक है, द्रव्यगुण व्यक्ति बीएमएस लेवल पे भी पढ़ता है, लेकिन जो द्रव्यगुण के क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहे हैं, आज द्रव्यगुण के क्षेत्र में जिस प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता, वो सब गाइडेंस, वो सब मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में यहाँ से प्राप्त होगा। तो ये एक द्रव्यगुण विषय का कार्यक्रम है। विश्व आयुर्वेद परिषद चिकित्सकों के लिए चिकित्सक प्रकोष्ठ के माध्यम से, शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रकोष्ठ, जो हमारे महिला चिकित्सक हैं तो महिला प्रकोष्ठ है, विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी प्रकोष्ठ है, जो औषधि निर्माण करने वाले हैं उनके लिए औषधि निर्माण प्रकोष्ठ के रूप में, मैंने आयुर्वेद से जुड़े हर क्षेत्र के लिए विश्व आयुर्वेद परिषद के तरफ से विविध अलग अलग प्रकल्प हैं और उन प्रकल्पों में अलग अलग गतिविधियां चलती हैं। और एक और जो हमारा अनुसंधान प्रकोष्ठ है, उसमें भी हमने पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों का, फिर अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से पूरा संगठन बना रखा है। तो विश्व आयुर्वेद परिषद हर क्षेत्र में कार्यरत है और उसी रूप में, उसी कड़ी में द्रव्यगुण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए आज का ये कार्य प्रारंभ हुआ है। तो मैं एक बार पुनः हमारे तीनों ही स्पीकर, उन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की, और जो भी उनको सुनने के लिए आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो प्रत्येक कार्यक्रम में जुड़ेंगे, ऐसी मेरी सबसे निवेदन है। और वैद्य अनिल शुक्ला जी को विशेष रूप से मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर व्यास सर जी। जैसा कि आपने इस परिषद से उम्मीद रखी है कि ये द्रव्यगुण परिषद जो आपने अभी अपनी चर्चा में रखा, तो हम पूरे भारत के जो या विदेशों में भी जो आयुर्वेद के और द्रव्यगुण के विशेषज्ञ इस विषय में कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आज के जो तीनों वक्ता हैं उन्होंने द्रव्यगुण क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। और डॉक्टर मानसी देशपांडे मैडम भी पुणे से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बीच बीच में मैं सबका नाम लेता रहूँगा। और तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम में लेते हुए मैं डॉक्टर मीना देवगढ़ी जी से निवेदन करता हूँ कि आज के अपने पहले वक्ता प्रोफेसर आचार्य जी, वैसे तो उनके सब जानते हैं उनको जो यहाँ जुड़े हुए हैं, फिर भी एक जो अपना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर मीना जी से
कि डॉक्टर प्रसन्नाचार्य सर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, फिर उनकी हम वक्तव्य आज के टॉपिक पे सुनेंगे। धन्यवाद सर। मैं व्यास सर और शुक्ला सर के आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया, और सभी आचार्य गणों को मेरा नमस्कार। प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य सर जो है वो ही इज वर्किंग एज अ HOD एंड डीन एट ITRA जामनगर. He has acquired his BMS and BSc in botany from Utkal University, Bhubaneswar, Orissa. Sir is PG and PhD from Gujarat Ayurved University, Jamnagar. Sir is also acquired PG diploma in bioethics from IGNOU, New Delhi. Sir has more than 26 years of teaching and research experience in the field of Ayurveda. More than 51 PG and 31 PhD students he has guided. Sir is contributed more than 300 research papers in peer-reviewed journals. He has written more than 30 seminar proceedings, 5 books, 5 chapters, and sir has completed 10 research-funded projects. Sir is awarded for the Best Teacher Award and Best Paper Award. 4 theses, 3 essay, and 2 research articles has been awarded at national level under the able guidance of Ravi Narayan Acharya sir. He is providing his service as a course writer in IGNOU, advisor for WHO, chairman for APC, and he is also the member of Scientific Committee of Drug Development, Project Screening Committee of NMPB, ASU DTAP, and he is the IPVC coordinator. Sir, he has been presented India in 5 various countries for WHO meeting at Beijing and pharmacovigilance at Geneva. Sir, I am requesting you to share your expertise view regarding the controversies of drug in Ayurveda. Sir, please. Thank you, Dr. Devgade. Am I audible? Yes, sir. Thank you. So, at the outset, I thank Vishwa Ayurved Parishad in general and Professor Anil Shukla in particular for giving me this opportunity to share my views. Though we are in a group and for this purpose, development of Dravya Guna, we have created one WhatsApp group and we are active in that group. And many research, as Dr. Shukla in the opening remarks told, that we are discussing all these factors, but a official, and I thank Vishwa Ayurved Parishad for deciding to have a subject-wise discussion, and so that we can contribute to as the Surendra Chaudhary ji and particular Yogesh Mishra ji was telling that we have experienced everything, but what we can contribute, we are doing some practice, but how we can contribute to the science, this is one step taken by the Vishwa Ayurved Parishad. I congratulate, I thank also, and my regards to Yogesh Mishra ji, Mahesh ji, and Surendra Chaudhary ji, the personalities, those who are involved in propagating Ayurveda through Vishwa Ayurved Parishad. And I thank Dr. Mansi Deshpande, Ramesh Bhutia, Vinayak Bhatt, those who are present. I am seeing from the name list, their list here, participants. They, and as Dr. Shukla told that this is the first meeting, and we have to define what to do in the next series of meetings, how to do and what to do. In that way, I think it will be a discussion more. We can take inputs from other senior faculty, senior experts of Dravya Guna present in this meeting. Ramesh Bhutia ji also there. So let us, I will share my thoughts now. The title is as fixed by the organizer, that conclusion of controversial Ayurvedic drugs. That is conclusion. We have many things we know being a faculty. We teach the students, and being a any graduate, every graduate of Ayurveda knows that there are controversy in identification of the medicinal plants, particularly the botanical equivalent.
the controversy lies in the botanical equivalent. There is no controversy about the source drug. Source drug Jivanti, whatever written in the classics, is one. And but the botanical identity is different based upon various factors. So now the time is that we have to give conclusion. Because why we need conclusion? Because there is in a heavy demand of Ayurvedic medicines, not only in India, across the globe also, and we are bound by law. We are bound by law, and our law, API, particularly Ayurveda Drugs and Cosmetics Act, gives us 56 scheduled books. We cannot go out of those 56 scheduled books, while practitioners and also company manufacturers, they need a one, and pharmacopoeia says that Drugs and Cosmetics Act says that one plant, one botanical equivalent. And if you are using the other source, then we are legally not permitted. And we have to export the drug. We have to, there is many hazards when a pharmaceutical company sells the drugs, export the drugs, and we have different botanical identity of different plants across the country. Even if in southern parts, we know that botanical equivalent of Sankhapuspi, they are using different plants. For Brahmi, we are using North India, the different plant is used. South India, the different plant is used. There are n number of plants. And if we see the history of these controversial plants, and there are so many research articles and compilatory books available on controversial plant. One of the best books which we the students generally follow is by our Pandit Bhagirath Swamiji. He has edited, he has compiled edition. When I go through that book, we found that part 1, part 2, even part 7, there are near about 300 plants. Each and every plant he has put in such a way that there is a controversy about the plant identity. And if we go to the Amritpal Singh book, we found 97 medicinal plants were having botanical identity, controversy in botanical identity. One of the best practiced book, Ajan today, our Bhaprakash Nighantu edited by Keshi Chunekar. When we go through that book, Chunekar has himself written maximum plants of Bhaprakash Nighantu, because that is one of the most practiced book. And maximum plants are available in our pharmacopoeia. They are taken as a pharmacopoeia, official drugs of Ayurveda. There are near about 35 plants which botanical identity is having different. So that's a very more than 2. Even if in the Chunekar Tika, we'll found generally we observe that out of 100 something, 200 something plants described there, 35, there are many plants, somewhere 7, more than 7 botanical equivalent. There are Pasan, just like drugs like Pasana Veda, and there are more 20 plants which are more than 2 and 3 botanical, 1, 4. So in this way, there is a long list of botanical equivalent. And even if Priyavas Sharma, the architecture, we can say, of Dravya Guna, in his book, he has mentioned 62 plants with different botanical identity. Controversial plants are there. Bapalal, if we go to the one of the most practiced, most referred book, Bapalal Vaidya, he has in his book referred 170 medicinal plants with different botanical identity. That is controversy. There are more than one botanical identity of 170 classical plants he has mentioned there. Another book is also there, a controversial book of plants, where 104 plants are there. So in this way, a long list of controversial plants are available, and we have to make them, and this is high time. We cannot run away from this controversy that yes, we will teach a topic in our PG or UG syllabus about controversy, and the physicians are in trouble, the practitioners are in, the teachers are in trouble, the pharmacy people are in trouble about this controversial plants. So there is high time that we have to end. That is the title, is conclusion to the controversial plants. So the need is that we have to choose. That is high time that officially we have in API recommend substitutions,
but nowhere in any pharmacopoeia in the world gives the permission of substitutions. Every drug has their own identity. So in Chinese system of medicines, there is a list of alternate drugs. So this is high time that we should think over of alternate drugs of every plant. And for that purpose, we need research, and a lot of research are also being carried out about the efficacy and the traditional claims, whatever the pharmacological activities mentioned in the classical books, whether the present drugs is having such activities or not. We have different books are there, different research literatures and different scientific activities has been reported. So my suggestion for the future discussion, Professor Shuklaji, is that we have to think our target audience. We know, as Professor Mahesh Vyas in his opening remarks told, that in this Vishwa Parishad, the target audience are of different. They may be a physician, there are pharmacists, as Shuklaji himself told that many people from pharmacy has also joined in this meeting, and some teachers are there, some students are there, research scholars are there. So our target audience is different. So in every lecture, we should take only one plant, and the person, the expert in the field, one of the expert, any expert from the we have a large number of experts available. He or she will present that drugs based on research, latest research activities on that plant. Take it example, Brahmi, Central Asiatica, Hydroxide Exotica, or Bacopa monieri, or all the research scholar will present, and that keeping that angle, that what the classical points are there, what the classical claims of karma, whatever the classical pharmacological action for which that has been mentioned in the classical text is available, what are the evidence-based research, so that the practitioners will be benefited, the research scholars will be benefited, and some research questions will be generated through these presentations. The research gaps will be highlighted by the presenter, by the teacher, or by the researcher, so that future research problem can be taken by research scholars. So in these presentations, different stakeholders will be benefited. Some may take new projects, some may give idea based upon the research gap that yes, these are the research area from where the student can take research projects. Pharma companies can take that, yes, this is the drug, alternate drugs available, and we can, with evidence-based medicines, no doubt everybody is having his own R&D team and all these things, but compiling all these things in a single, presenting in a single presentations is very essential, so that the pharma companies can have ideas that yes, if we are using these alternate drugs, and alternate drugs is also alternate drugs in terms of controversy, we are using all the other plants, other drugs of other botanical identity or different parts. Particularly our pharmacopoeia officially allows, yes, in case of Dasamula, the root, we can take the stems or bark drugs there. Of the stem bark we can use. So what is Schwenaker? Take an example of Schwenaker. Whether any research work has been carried out on Schwenaker, particularly the bark, in terms of its clinical efficacy, in terms of its pharmacological efficacy, in terms of its toxicity. So the safety aspects has been carried out. So the presentation, we have to give some guidelines to the presenter that yes, the presentations to be made by an expert in the future perspective, future workshops will be like this on coverage and targeting different target audience, physicians, so that physicians, yes, he can know that if something in my area, because we are bound to take some alternate drugs in area specific. So that if someone is using Vanda rasbergii or someone is using Blepharosphaermum subsessile for the botanical equivalent of Rasna, you will be astonished. We officially, the Rasna, Pluchia lanceolata is being the official Rasna of pharmacopoeia. But
in practice, in Odisha, the market of Chhattisgarh and in Odisha and certain parts of MP, you will find Blepharosphamus subsessile as the plant sale in the name of Rasna, which per kg price is more than 5,000 rupees. Blepharosphamus, and that is working. That is Rasna Jodi of the tribal people of Bastar, Chhattisgarh, and that plant is working wonderfully. So in that way, we have many plants which are pharmacological active in that name with a traditional claim activities. So that is time also to take some research projects, some better, so that confirm we can go to confirm to a, we can come to a conclusion. And particularly the ultimate aim is to guide our government, to our government that yes, these are the things, and in an official way, in a structured way, we can put forth our proposal before the government for this purpose. As Professor Shukla told that this is not the official for the any particular plan, we are not going to discuss. So in a common way, I share my views in this August gathering, and hope Professor Dwivedi, Professor Mohanlal Jaiswal ji, the most senior person in this field, Jaiswal ji is here. He will share his experience on controversy because he's linked with our Guru Nanguru, Professor Priyavesh Sharma, and many other senior fellows, and he's a master of the botanical identifications and controversy. So again, I thanks the organizer for giving me this opportunity to share my views, and hope I am sure that I will be associated with all the meetings in future meetings during this controversy, and we will fix the time when not more than 1 hour or 35 minutes. One single person will speak on 40 minutes, 30 to 40 minutes on the plan. Covering, we can give a sketch. Yes, these are the points. Not more. Not he or she should not be deviate from that point, and we can show that the students, the physicians will be interested to attend the program. Thank you, Dr. Shukla ji. Thank Dr. Devgade. This is from my side. Thank you very much, sir, Acharya sir, for sharing your views. Your points are well taken, and we will decide the list of the plant. I think initially we will fix the most commonly used plant where the last lot of confusion are there, like Brahmi, Pashan, where you taken the names from Rasna, Jivanti, Sangpushpi, Bringraj, even Murva, Ashok, Mesringi, Ratanjot, which are very commonly used by industry and in practice also, where a lot of confusion is going on for their botanical identification. So we will check out this one protocol like thing that in particular herbs, what points will be discussed, and as you pointed out, we will decide the herb, and in discussion in the group, which expert will speak on the which herb, and in our next meeting, we will have one single herb, and for conclusive remark will be we will able to have one conclusive remark. So with your view, we will share the one document, and we will have your opinion on that also, that how we will proceed for that. With these words, I would like to invite our next speaker, Jaiswal sir. So मैं डॉक्टर मीना देवगड़े से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैडम प्लीज डॉक्टर जायसवाल सर को इंट्रोड्यूस करिए और उनको इनवाइट कीजिए. धन्यवाद सर. प्रोफेसर मोहनलाल जायसवाल सर का स्वागत है आज की इस मीटिंग में. सर एनआईए जयपुर से द्रव्य गुण विभाग में कार्यरत थे. सर सर ने एमडी और पीएचडी किया है और सुपर स्पेशलाइजेशन इन द्रव्य गुणा आचार्य प्रोफेसर पीवी शर्मा जी के मींस गाइडेंस में सर ने किया है. सर का 30 साल का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस है. सर ने एक बुक, 2 चैप्टर और 70 से भी ज्यादा शोध प्रबंधों को प्रकाशित किया है. सर के 34 से भी ज्यादा गेस्ट लेक्चर सर ने कंट्रीब्यूट किए हैं और उन्होंने अलग अलग कमिटियों में मींस गवर्नमेंट
governing body National Academy of Ayurveda, Advisory Committee of Indian System of Medicine of Government of Rajasthan, Ethical Committee of CCRAS, Akhil Bharatiya Vanaushadhi Abhyas Mandal, Herbal Academy Pune, Sri Aurobindo Society Pondicherry, All India Ayurvedic Teacher Association, इसमें सर ने सदस्य के रूप में काम किया है। वैसे ही सर ने यूपी बायोडायवर्सिटी बोर्ड लखनऊ, वैदिक अनुसंधान केंद्र चामू राजस्थान और राजस्थान आयुर्वेद विज्ञान परिषद में भी सर ने अपना योगदान दिया है। मैं सर को प्रार्थना करती हूँ कि सर आपका व्यू प्रेजेंट करें। जयसवाल सर अनम्यूट करिए, जयसवाल सर अनम्यूट करिए। हो गया ना? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव के कण को भी पाकर हुए मूढ़ जन विज्ञ उसी देव गुरु व्रत पद को वंदन करता है यह अज्ञ विद्यां परां कतिचिदंबरम् अम्ब केचित् कतिचित् मायां त्वां विश्वमाहुरपरे वयना वयमाम नाम साक्षात् पार करुणां गुरुमूर्तिमेव गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमतापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। आज के इस द्रव्यगुण विषय के संदिग्ध द्रव्यों के निवारण के संबंध में आयोजित इस बैठक में समुपस्थित विश्व आयुर्वेद परिषद के सम्माननीय पदाधिकारी प्रोफेसर योगेश मिश्रा जी, प्रोफेसर महेश व्यास जी, प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी जी सर, प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य जी, डॉक्टर मीना देवगढ़े जी और भारत के विभिन्न भागों से उपस्थित विभिन्न द्रव्यगुण विज्ञान के प्रेमी अध्येता वृंद, शिक्षक वृंद और भेषज विज्ञान से संबंधित अन्य फार्मेसी के सदस्य, सबको सादर प्रणाम। मैं आज के इस संदिग्ध द्रव्यों के बारे में जो यह बैठक आयोजित की गई है उस पर क्या इसकी भावी रूपरेखा हो, इसको किस प्रकार से, क्योंकि आज हमारे देश की जो ये भौगोलिक विविधता है, बहुत बड़ा हमारा देश है, इस भारत भूमि की जो विविधता है उसके कारण द्रव्यों के संबंध में, इसके प्रयोग के संबंध में
क्षेत्रीय स्तर पर काफी जो है विभिन्नताएं मिलती हैं। सबसे पहले यदि आप हमारे ज्ञान के आदि स्रोत ऋग्वेद की बात करें, जहां से ज्ञान की धारा प्रस्फुटित होती है, तो वहां देखेंगे तो द्रव्यों की संख्या ऋग्वेद में 67 और हमारा जो आयुर्वेद है जिसका स्रोत अथर्ववेद है, उसमें द्रव्यों की संख्या 217 के करीब। जब मैं अपना शोध वर्क कर रहा था तो उसको मैंने पूरा जो है मूल द्रव्य उसके पर्यायों को देखते हुए उसमें लगभग 217 द्रव्य हैं। यजुर्वेद और सामवेद में लगभग 72 द्रव्य हैं। अब वैदिक काल के बाद आप संहिता काल में आते हैं तो हमारी जो प्रतिनिधि प्रधान जो अग्निवेश संहिता है, उसमें द्रव्यों के संदिग्धता के कारण, वैसे तो संदिग्धता कहीं नहीं है, संदिग्धता नहीं है, चाहे वो वैदिक वांग्मय में या संहिता काल में, वहां तक तो कोई संदिग्धता नहीं है, बिल्कुल असंदिग्ध है, विनिर्णित है, विनिश्चित द्रव्य है। तो संदिग्धता की स्थिति जो है वो निघंटु काल और संग्रह काल और समीक्षा काल में हुई है। तो संहिता, चरक संहिता की बात मैं कर रहा था। हम चरक की बात को लेते हैं जो हमारा प्रतिनिधि द्रव्य है, प्रतिनिधि ग्रंथ है। तो वहां एक अध्ययन के अनुसार, इसमें मतांतर है, लेकिन जो एक अध्ययन FRLHT ने किया उसके अनुसार लगभग वहां 620 द्रव्य हैं। और सुश्रुत संहिता में तो आप जानते हैं कि स्पष्ट रूप से सुश्रुत ने निर्देशित कर दिया है द्रव्यों की संख्या 573। अष्टांग वाग्भट में लगभग द्रव्यों की संख्या 700, 600, 700 के करीब, 700 के लगभग होती है। तो ये हमारा वैदिक वांग्मय ऋग्वेद से 67 से प्रारंभ हो करके और इस प्रकार से द्रव्यों की संख्या आप देख रहे हैं क्रमशः बढ़ती गई है। तो चरक संहिता में यदि आप देखें तो वहां जो है 620 द्रव्यों में से लगभग वर्तमान में जो प्रयोग प्रचलन में है, ट्रेड में है, औषधि निर्माण में है, चिकित्सा में है, वो लगभग 366 द्रव्य इस समय प्रयोग प्रचलन में हैं। उनमें से आप देखेंगे कि संदिग्ध द्रव्यों की जो स्थिति है, जिसको कि हम लोगों ने, हमारे मानवकृत ये संदिग्धता है, महर्षि अग्निवेश के मस्तिष्क में कोई संदिग्धता नहीं है। वो संदिग्धता जो है टीकाकारों के द्वारा हुई है या हम लोगों के द्वारा हुई है, ये मैं पहले स्पष्ट कर दे रहा हूं। तो चरक में लगभग आज भी करीब 40 के लगभग ऐसे आज द्रव्य हैं जिनकी बॉटनिकल एंटिटी अज्ञात है। उसके बारे में वानस्पतिक स्रोत क्या है उसका कोई पता ही नहीं है। और 10% ऐसे द्रव्य हैं चरक के जो कि थ्रेटेंड हो गए, वानस्पतिक जो प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो विलुप्त हो गए। इस प्रकार की स्थिति चरक में मिलती है। 4 प्रकार के पूरी चरक संहिता में
वैदिक वांग्मय की स्थिति को मैंने देखा और उस पर बहुत मैं गंभीरता से विचार करता हूं, सबसे पहले क्योंकि हमारा स्रोत वेद है। तो वैदिक वांग्मय में द्रव्यों की स्थिति में वर्तमान काल में जो कुछ भी प्रकाश, आप जानते हैं कि वेदों के शब्द निरुक्त के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो जो निरुक्तकार के द्वारा वैदिक वनस्पतियों पर प्रकाश डाला गया है और उसको लेकर के वर्तमान समय में संदिग्धता, वैदिक द्रव्यों की संदिग्धता पर अगर किसी ने काम किया है, कुछ ग्रंथ हैं तो बहुत कम है। देवी दत्त भक्ति जी का वैदिक भेषज, चंडीगढ़ से प्रोफेसर देवी दत्त जी, उन्होंने कुछ वैदिक वनस्पतियों पर प्रकाश डाला है, उनका ग्रंथ प्रकाशित है वैदिक भेषज। गुरुदेव श्रद्धेय पूर्व आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने वैदिक वनस्पतियों पर सबसे प्रामाणिक प्रकाश जो है अपने द्रव्य गुण विज्ञान के 5म भाग में व्यापक रूप से पूरे वैदिक वांग्मय को का सिंहावलोकन करते हुए उन्होंने वर्तमान युग में प्रयास किया है। और उसके बाद उन्हीं की परंपरा के जो वरिष्ठतम, जिनके गुरुदेव के सानिध्य में जो सबसे अधिक समय तक रहे, प्रोफेसर सत्यदेव द्विवेदी जी ने वैदिक वनस्पतियों पर एक जो पीएचडी वर्क वहां के संस्कृत विभाग की अध्येत्री ने काम किया। उनके निर्देशन में वैदिक औषधि सूत्र वो चौखंबा से पब्लिश्ड है। तो ये कुछ वैदिक वनस्पतियों पर प्रकाश डालने के वर्तमान समय में ये ग्रंथ, ये कृतियां हमें मिलती हैं, जो कुछ जिससे हम कुछ सोच सकते हैं। इसी तरह से चरक संहिता का अगर देखें तो पूरी चरक संहिता के द्रव्यों को अगर विभाजित किया जाए तो वहां पर द्रव्यों की संख्या वर्गीकरण किया जाए तो 4 प्रकार के द्रव्य हमें चरक में मिलते हैं। पहले श्रेणी में उस प्रकार के द्रव्य हैं जो पूर्ण रूप से सुसंस्थापित हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार की संदिग्धता वर्तमान मानव में भी नहीं है, जैसे गुड़ची है, बला है, स्वदंष्ट्रा है। तो ये प्रथम श्रेणी के द्रव्य हैं। द्वितीय श्रेणी में चरक संहिता में इस प्रकार के द्रव्यों की श्रृंखला आती है जो पहले से ही अनिश्चित थे, परंतु वर्तमान काल में उस पर जो कार्य हुआ, श्रद्धेय बापालाल जी के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, प्रोफेसर मूस जी के द्वारा साउथ के, तो इन लोगों ने जो काम किया, ठाकुर बलवंत सिंह जी ने, श्रद्धेय चुनेकर जी ने, इन लोगों ने जो काम किया, गुजरात के अंतु भाई जी, इंद्र भाई जी, बहुत इन लोगों का योगदान है। तो इन लोगों ने जो काम किया उसके अनुसार जो वर्तमान में अनिश्चित थी चरक की वनस्पतियां, परंतु उनके प्रयास से वो वर्तमान में सुसंस्थापित हो गई हैं। जैसे आपका वृक्षाम्ल पहले अनिश्चित था, लेकिन अब वृक्षाम्ल गार्सिनिया इंडिका बिल्कुल सुसंस्थापित है। कटवंग एलेंथस एक्सेल्सा, रोगुड़ा चरक की, यूफोर्बिया जो है, रोगुड़ा जो है, ओकौलिस सुसंस्थापित हो गई है। अम्लिका, इमली भी पहले चरक में, लेकिन अब इमली जो है टमरंडस इंडिकस चरक की सुसंस्थापित है। तो इस प्रकार से ये द्वितीय श्रेणी के द्रव्य हैं चरक में। तृतीय श्रेणी में इस प्रकार की वनस्पतियां हैं
जो पूर्व से ही अनिश्चित हैं उनके बॉटनिकल सोर्स, लेकिन वर्तमान में संप्रति उनके एक से अधिक वानस्पतिक स्रोत प्रचलित हैं। वो एक से अधिक वानस्पतिक स्रोतों पर वो कंसिडरेशन में है। उनमें जो है परपटक है, सुस्तवी है, मेसृंगी है, अम्लवेतस है, सप्तला है, इस प्रकार कुछ द्रव्य हैं, तृतीय श्रेणी वाले हैं। और चतुर्थ श्रेणी में इस प्रकार के द्रव्य हैं चरक में जो आज भी जिनका स्वरूप, जिनकी बॉटनिकल एंटिटी बिल्कुल जो है अज्ञात है कि उससे हम क्या लें। ऐसे द्रव्यों की संख्या मैंने आपको बताई थी, लगभग 30 से 40 के बीच है। क्षीरवल्ली चरक चिकित्सा 3 में आई है। केलूट, क्रौंचादन, नदी माशक, संवर्तक, कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूं, समय सीमित है। इस प्रकार से ये चौथे प्रकार के बिल्कुल जिनका वानस्पतिक एंटिटी अज्ञात है। तो इस प्रकार से, और इसके बाद चरक और सुश्रुत की स्थिति को देखें तो सबसे बड़ी जो विचारणीय स्थिति है वो है विष द्रव्यों की। कल्प स्थान में और चरक में जो विष द्रव्य हैं उनमें तो बहुत सारे विष द्रव्य जो हैं जिनकी बॉटनिकल एंटिटी का पता ही नहीं है। मुस्तक है, वृक धूमक है, चिनांशुक है, आदि बहुत सारे जो है विष द्रव्य हैं जिनकी बॉटनिकल एंटिटी का हमें वर्तमान में कोई ज्ञान नहीं है। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग है दिव्य औषधियों का वर्ग। दोनों प्रमुख संहिताओं में, चरक में 9 दिव्य औषधियां, सुश्रुत में 18 दिव्य औषधियां। उनकी स्थिति तो आप चरक के रसायन प्रकरण में पढ़ेंगे। उसी समय ही उन्होंने लिख दिया कि ये तो उस समय ही अज्ञात हो गई थी, तो आज तो फिर कहना क्या है। लेकिन दिव्य औषधियां आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतनी महत्वपूर्ण है कि उनका अन्वेषण, वो प्रकाश में लाई जानी बहुत आवश्यक है। पिछले दिनों इन्हीं दिव्य औषधियों के बारे में काफी मैं विचार करता हूं तो एक श्लोक मुझे मिला चरक का, लगभग वो मैं आपको बोलता हूं। श्लोक जो है वो श्लोक है आपका चरक चिकित्सा 30-31 का 32वां 33वां श्लोक है, जिसमें कि कह रहे हैं कि दृश्यते अजगरी नित्यम गोनसी चांबू दाग में। वर्षा के प्रारंभ में ये गोनसी नाम की वनस्पति दिखाई पड़ती है। कश्मेरेषु सरो दिव्यम नामना क्षुद्रक मानसः करेणुस्तत्र कन्या च छत्रात् छत्रके तथा गोलोमी चामिलोमी च श्रावणी तथा। इस प्रकार से तो मैंने ये जो क्षुद्रक मानस यहाँ स्थान का उल्लेख है कि इसके आसपास ये वनस्पतियां मिलती हैं कश्मीर प्रदेशेषु। ये दिव्य तालाब का नाम दिया उन्होंने, दिव्य नामना। तो मैंने फिर अपने कश्मीर और जम्मू के लोगों से संपर्क किया। देखिए मैं स्रोत बता रहा हूं कैसे हमें संदिग्ध द्रव्यों पर काम करना है, क्योंकि चरक ने इसका निर्देश किया है। हमारे विद्वान आचार्य बैठे हैं चरक के, चरक 26 में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है संदिग्ध द्रव्यों के बारे में काम करने के लिए। व्यास जी ध्यान देंगे, वो जानते हैं। अतश्च
प्रकृतम बुद्ध्वा देश कालांतराणि च तंत्रु कर्ता अभिप्रायान उपायान चार्थम आदिशेत। इस प्रकार स्पष्ट निर्देश करते हैं यहाँ पर कि किसी भी प्रकृति को, किसी भी प्रकरण को, किसी भी द्रव्य को, वो प्रकरण के संबंध में आया है, वो हम द्रव्य के लिए लागू कर सकते हैं। किसी भी द्रव्य को निर्धारित करने के लिए हमें वो किस प्रकरण, किस संदर्भ में कहा गया है, किस देश और काल के अनुसार उसका उल्लेख हुआ है, देश कालांतराणि च। और जो तंत्र करता है, जो ग्रंथ करता है, उसका क्या अभिप्राय है, साथ ही और उसका क्या उपाय है, इनको जान करके हम उस द्रव्य का विनिश्चय करें। ये हमारे पास सूत्र है। चरकपुत्र 26 में ये 26वां 37वां श्लोक है। तो इस प्रकार से देश कालांतराणि च प्रकृति, इस प्रकृत प्रकरण, तो मैंने इसको सोच करके देश काल, तो काल देश को मैंने फिर वो जम्मू कश्मीर से संपर्क किया कि भाई ये क्षुद्रक मानस कहाँ तालाब है। तो बहुत दिन तक पता करते 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 मुझे इसमें लगा ही रहा, क्योंकि मैं एक द्रव्य को खोजने में 13 वर्ष लगाया, तब मुझे पता लगा। ऐसे ही गुरुदेव मुझे पढ़ा रहे थे काशी में, तो उन्होंने एक द्रव्य का मुझे उल्लेख किया था, भाई ये द्रव्य है, इसका कुछ पता नहीं लगता, वो मेरे मानस में था। तो मैं उसको खोजता रहा, उसमें 12-13 साल लगे, तब जाके उसका उद्घाटन हुआ। ऐसे ही ये भी जो दिव्य औषधियों का वर्ग है, इस पर मेरी जिज्ञासा रहती है। तो मैंने जम्मू कश्मीर के अपने मित्रों से, विद्वानों से संपर्क किया कि भाई ये क्षुद्रक मानस कहाँ पर है, दिव्य ताल। तो पता करते करते जम्मू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर बॉटनी के SC दत्ता जी के माध्यम से ये पता लगा, उन्होंने इस पर PhD वर्क किया कि ये क्षुद्रक मानस ताल जो है, वर्तमान में श्रीनगर के ऊपर, श्रीनगर से आगे एक जिला है, उसका नाम उन्होंने मुझे बताया था कि उसको वर्तमान में बोलते हैं, उसका नाम बताया था उन्होंने, कौन बल जिला, श्रीनगर से ऊपर हो जिला, वहां पर ये ताल मिलता है। उस ताल का नाम अब ये आपके जो सुश्रुत में है बदल गया है। इसका नाम जो है, आप जो है वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में क्षुद्रक मानस ताल का नाम, वो मानस क्षुद्रक तो छोड़ दिया, अब उसका नाम है मानस बल लेक। और वहां पर उन्होंने पूरा सर्वे किया और उन्होंने कहा कि आपके जो सुश्रुत में लिखा हुआ है, ये दिव्य कमल की प्रजातियां, दिव्य औषधियां, वो सब हमने अपने सर्वे में पाया। तो वो स्थान जो है मानसबल लेक, वो जो है गांधरबल जिले में, और वहां पर ये जो अजगरी है, अजगरी का भी वहां संदर्भ है, कर्णु का भी है, कन्या का भी है, छत्रक का, वही देश कालांतराणि का, देश और काल का विचार करते हुए हमने कहा चलिए ये क्षेत्र तो पता लगा, और वो तो बॉटनिकल दृष्टिकोण से उनका कोई और पर्पस था, लेकिन इससे कम से कम सुश्रुत की ये बात हम लोग पढ़ा देते हैं, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये क्या क्षुद्रक ताल है क्या, क्योंकि जब तक आदमी प्रत्यक्ष नहीं देखता विश्वास करता नहीं। लेकिन मैं तो शास्त्र को हृदय से श्रद्धावान लभते जानम, गीता कहती है, हमारी तो अटूट निष्ठा है, भले हम अपने अज्ञानता के कारण उसको आज नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण आप महर्षियों के द्वारा जो निर्दिष्ट है बिल्कुल सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। तो उसको मैं विचार करते हुए वहां उसका स्थान का पता लगा। तब तक एक कोरोना काल शुरू हो गया। मेरा जाने का विचार था कि उनको दत्ता जी को लेके, कुछ और मित्रों को लेके उसको सर्वे किया जाए।
और अब इसी चीज जो है आप जानते हैं कि बड़े हमें सहर्ष हमें प्रसन्न होना चाहिए कि माननीय मायाराम जी उनियाल साहब श्रद्धे के प्रयास से इन दिव्य औषधियों में से अजगरी का उद्घाटन हो चुका है। जो जो आप देखेंगे वहां पर कि इन जितना ये दिव्य औषधियां हैं उनका स्वरूप, उनका किस ऋतु में होती हैं और कैसे उसका वर्ण स्वरूप सब कुछ वर्णन किया है संक्षेप में। तो अजगरी का वहां पर वर्णन है कि वो जो है अजगरी का स्वरूप जो है रक्त वर्णिम कृष्णांब, और वो सब अजगरी के समान और इस तरह से है, वो सारा स्वरूप जो है देखते हुए मायाराम उनियाल जी ने सुनिश्चित किया कि जो कीड़ा जड़ी ट्राइसेप्स साइनेंसिस कीड़ा जड़ी, आप जानते हैं कितना महंगा द्रव्य आज जो चाइना हमारे जो वही अरुणाचल की तरफ भी पाई जाती है, जिसका विश्व मार्केट में बहुत 3 लाख से ऊपर महंगा रेट है प्रति किलो। तो अजगरी सुनिश्चित हो गई है और उस पर हमारे प्रोफेसर विनोद उपाध्याय जी जो रिस्कुल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज के रिटायर्ड प्रख्यात प्रोफेसर हैं, उस पर उन्होंने काम भी शुरू किया किसी के सहयोग से। उनसे मैंने ये बात किया, जब ये बात बताई तो उन्होंने काम करवाया और 1 ग्राम की मात्रा में उन्होंने ऐसे जो विशिष्ट जो क्रोनिक डिजीज में इसका प्रयोग करके दिया, उसके विलक्षण परिणाम मिले। तो ये दिव्य औषधियों का प्रभाव है ट्राइसेप्स साइनेंसिस का, अजगरी का। तो ऐसे ही और भी कुछ द्रव्य जो हैं गुरुजी ने उसका जो है उसमें जो है ये एक और द्रव्य है दिव्य औषधियों में जो 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 है आजकल जो है वो नेचुरोपैथी में और उसको यूज कर रहे हैं, वो भी निश्चित है। तो कुछ तो है लेकिन अधिकांश आज भी ये अज्ञात हैं और ये प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से चावल की जो विभिन्न शाली की विभिन्न प्रजातियां हमारी संहिताओं में सुगंधक क्या किन और किस बहुत सारी प्रजातियों का उल्लेख है, वो आज विलुप्त हैं। उनकी उससे क्या लिया जाए, या तो वो प्रोन टू म्यूटेशन हो गया, उनका जो है मूल जर्म प्लास्ट चेंज परिवर्तित हो गया देश काल परिस्थिति के कारण। उसी प्रकार से विष द्रव्यों का ये जो मुस्तक है, मैं करीब 15 साल पहले जब मैं इधर सर्वे कर रहा था आपके करौली डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां मुझे एक ग्रामीण के सहयोग से कि साहब ये मुस्तक के समान एक जड़ी है, आप देखो, और इसको कोई खाता है जानवर तो वो मूर्छित हो जाता है। बिल्कुल वो जो है वही मुस्तक के कंद की तरह थी और वो कंद उसने मेरे को लिया के दिया। फिर मैंने कहा यार ये मेरे को लिया के दो, यही मुस्तक हो सकती है। तो वो सब अब तो दूसरे अगले वर्षा ऋतु में आएगी। तब फिर अगले वर्षा ऋतु में मैंने उसका पता किया, तो अगले वर्षा ऋतु में क्या हुआ कि वो जिस क्षेत्र में थी वहां से उसने प्रयास किया, वो उस साल वो उगी नहीं। ये वनस्पतियों का अलग ही प्राकृतिक स्रोत है, कभी उगती है ना, उसको मिला नहीं, लेकिन उससे कुछ एक दिशा मिली। तो ये सब स्थितियां हैं कि हमें जो निर्देश हमारे सूत्रों में चरक ने वो निर्देश किया है प्रकरण का, ये जो सुश्रुत ने जो ये निर्देश किया है, और इन सबका हमें देश लेते हुए देश काल उपाय प्रकरण अभिप्राय को लेते हुए और हमारे देश की जो भौगोलिक परिस्थिति में आप देखेंगे कब इस तरह से, उधर देखिए पद्माक है, तो पद्माक जो है वो उधर नॉर्थ इंडिया में मिलता है, तो दक्षिण भारत के लोगों को पद्माक नहीं मिलता, तो उसकी जगह दूसरा प्रयोग करने लगे। दारू हरिद्रा जो है हिमालयन प्लांट है, उसका प्रयोग नहीं मिला तो वहां काले प्रयोग में आने लगा। तो ये सब तो आप लोग जानते हैं, मैं तो एक दिशा और एक जो हमारे विचार है वो रख रहा हूं। तो ये सब संदिग्धता के कारण हुए कि इतने बड़े भौगोलिक देश में, उस समय तो बृहत्तर भारत था सारा, आपका पूरा इधर से लेकर के रंगून, ईरान, अफगानिस्तान, और इतना बड़ा सारा ये सब स्थलज जलज मध्यस्थी और ये सारी बहुत सारी चीजें, तो ये सारी इतने बृहत्तर देश के कारण ये सब स्थितियां हुई। तो इस प्रकार से हमें अब राजस्थान में ही देखिए, वहां उत्तर भारत की आपका जो है ये जो वज्रदंती पोटेंटिला, अब यहाँ राजस्थान में आप देखेंगे तो यहाँ मिलती नहीं, तो वहां लोगों ने
सैरियक मूल को यहाँ बज्रदंती मिले कहते हैं। बहुत नहीं तो मैं भ्रमित राज में बज्रदंती मैंने हिमालय में देखी है, और यहाँ ये कैसे? तो वही जो चीज जहाँ नहीं मिलती है उसका कुछ सब्स्टिट्यूट खोज करके, अब यही कहते कहते कुछ काल में वही लोग, यहाँ के लोग जिसने नहीं देखी तो वही मानेगा कि यही बज्रदंती है। जैसे आज से 100 साल बाद की पीढ़ी जिसने मद्रास नाम नहीं सुना तो आज चेन्नई हो गया, तो वो समझेगी नहीं कि साहब कभी मद्रास भी था, काशी था, फिर बनारस हुआ, फिर वाराणसी हो गया, ऐसे ही चेंज होते रहते हैं। तो अगली पीढ़ी बेचारी वो तो वर्तमान में जो है उसको वही समझ में आता है। तो ये सब संदिग्धता की स्थिति है, ये देश और काल, ये सब स्थितियां, तो ये सारा जो हमें हमारे सिद्धांत निर्धारित है, तो हमारे जो ट्राइबल्स पीपुल हैं इनसे बहुत सहयोग मिलता है वनस्पतियों के उद्घाटन में, कि ये क्या कौन सा प्रिय। एक बार मैं सर्वे कर रहा था इधर जो है गोगुंदा की तरफ, गुजरात की तरफ, तो वहां देखा कि गया वनवासियों के पास, तो देखा कि वो वनस्पति रखे हुए अपने घर में, तो बोला कि अब बरसात आने वाली है, इस दिशा से वर्षा आएगी। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? साहब देखो ये जो कंद है ना वनस्पति, इससे जो स्प्राउटिंग वर्षा के मॉइस्चर के कारण हो रही है, वो स्प्राउटिंग जिस दिशा में घूम जाएगी वो संकेत है कि इस दिशा से वर्षा आएगी। बड़ा जबरदस्त इनका ज्ञान है। फिर मैंने उसको शास्त्र में देखा तो वैसा ही इस प्रकार की स्थितियां वो मिली। तो वो शुकनासा जो है कैलोकार्पस इपिजियस, शुकनासा को आप देखेंगे तो वर्षा ऋतु में उसमें से स्प्राउटिंग होती है, और वो उसमें से स्प्राउटिंग होने के बाद जिस तरफ झुकेगा उस तरफ से वो उधर से वर्षा का संकेत है। तो ये हमारे जो ट्राइबल्स जन हैं, इनसे लेकर के ये सारे जो प्रचलित प्रयोग हैं, इनसे शास्त्रों से ये सारा स्रोत हमें लेते हुए, और वर्तमान काल में जो हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, वो आचार्य जी ने वो सब बताया कि भाई वो सब हमें फार्माकोलॉजिकल स्टडी, फार्माकोथेरेपेटिक स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, टॉक्सिकल, वो सब लेते हुए हमें इस संदिग्ध द्रव्यों के बारे में एक नीति बनानी चाहिए। इस आहार द्रव्यों की बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे देश में, आहार द्रव्यों की। चरक में देखेंगे पूरा अन्नपान विधि अध्याय, सुश्रुत में भी अन्नपान विधि अध्याय, जो चरक और सुश्रुत का सबसे बड़ा अध्याय है। सूत्र के हिसाब से देखेंगे सबसे बड़े अध्याय है अन्नपान, जो है सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ड्रग। उनमें बहुत सारे द्रव्य ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं लगता, जबकि वो, लेकिन उसमें से कई द्रव्य ऐसे हैं कि जो अगर घूमते हुए आप इनके ट्राइबल्स के बीच और अन्य लोगों के बीच जाएंगे तो वो आज भी प्रयोग उसको करते हैं। लेकिन आज जिसने किया तो मानता ही नहीं कि ये कोई है क्या। मैं एक सेमिनार में बोल रहा था, वाइस चांसलर साहब कोई थे, वो तो कहे कि आप कह रहे हैं कि ये क्या नाम है, ब्राह्मी जो है साग के रूप में खाई जाती है, क्या नहीं है? अरे मैंने कहा भाई लिखा है अन्नपान विधि अध्याय में। नहीं, तो वो मानते ही नहीं लोग। मैंने खोल के दिखाया, और फिर मैंने कहा कि मैं सर्वे करते हुए गया, आप जानते ही हैं ब्राह्मी जो है सेवन करते हैं साग के रूप में, पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोग सेवन करते हैं, बंगाली लोग खाते हैं, जहां होती है प्रचुर मात्रा में वो लोग साग के रूप में मार्केट में आप जाएंगे मिलती है। पुली जैसे गाजर, मूली, बथुआ, वैसे ही वो भी मिलता है। तो इस प्रकार से हमें पूरा ये व्यापक, पूरा न्यूयॉर्क से एक बुक छपी है, मैं पिछले दिनों देख रहा था, डाइटिक ड्रग्स, डाइटिक सब्सटेंस, और पूरा का पूरा हमारी चीज को उन्होंने की। सबसे पहले इसको हमने किया। अरे उससे पर हमारा अन्नपान विधि अध्याय इतना, सबसे ज्यादा उसमें द्रव्य है, वो सारे चीजें उसमें है। वो कहते हैं कि फर्स्ट, वो लिखते हैं कि फर्स्ट वी इन्फॉर्म, हमने पहले इसको इंट्रोड्यूस किया दुनिया में। तो ये सब स्थितियां हैं, ये सारे चीजों को लेकर के हमें देश के विभिन्न भागों में जो बैठे हुए हम लोग हैं, सब लोगों को लेते हुए, आदिवासी जनों को लेते हुए, जो प्रयोग धर्मी चिकित्सक हैं, जो आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं, अंत नाम रूप गुण कर्म और प्रयोग, अंतिम बात आती है प्रयोग पर। प्रयोग पर वो द्रव्य यदि खरा उतरता है, लेकिन केवल प्रयोग को ही नहीं, उसके साथ हमें सबको साथ में लेकर के उसके स्वरूपात्मक, गुण कर्मात्मक, उसका भेषज कल्पनात्मक, वो उसका सारा स्वरूप लेते हुए हमें पूरा समग्र रूप से उसका विनिश्चय करना चाहिए। तब हम किसी द्रव्य के एक निश्चय पर पहुंचेंगे, और उसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है ये प्रयोग धर्मी चिकित्सकों का है। लिख दिया रासनावाथरणम श्रेष्ठम,
लिख दिया। मृद्विका तृषा में बहुत सारे अग्र द्रव्य हैं, वर्तमान काल में भी बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं, ग्रंथ हैं जो अग्र के बारे में वर्तमान काल में भी लिख दिए गए हैं। अनंता सांग्राहिक रक्तपित्त हरणाम, तो रक्तपित्त हरणाम अनंता जो है वो चिकित्सक प्रयोग में देख रहा है, वो हमें आधार लेना है। और साथ में केवल वही नहीं, साथ में हमें नाम रूप गुण कर्म प्रयोग और भेषज सारी स्थितियां हमें देखनी है। इन सबको लेते हुए हम, हमारे रमेश भूतिया जी लगे रहते हैं और इनकी एक धुन है। तो वो सब सारे इस तरह के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, सबके समन्वित सहयोग से हमें इस मार्ग में बढ़ना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को आपके समक्ष निवेदन कर दिया। आप विश्व आयुर्वेद परिषद के समस्त विद्वज्जनों, समस्त पदाधिकारियों और इस सभा मंडल में बैठे हुए हमारे अध्येता गुरुजन और विद्वत बंधुओं को सादर नमस्कार करते हुए ओम शम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपका जो अथाह ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल आपने जो देश काल की बात की कि आपने खुद भ्रमण करके देख के फील्ड विजिट के द्वारा जो आपने पाया है, कि आपका सीमित ज्ञान जो है हम लोग फिर कभी सुनेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा है सर। तो हम इस विषय पे एक बार और एक स्पेशल लेक्चर आपका रखेंगे पूरे 1 घंटे का, तो उसमें और सब और जो बातें याद रह गई फिर सुनते रहेंगे हम। और ये जो आपने आज प्रपोज किया कि हम असंख्य द्रव्यों को निश्चित कैसे करें, तो अभी हम जो अपना प्रोटोकॉल है, जो टेम्पलेट बनाएंगे कि अगले जो एक हर हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें इन सब बातों का समायोजन हो, ऐसा हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और चूंकि समय ज्यादा हो रहा है तो मैं अब अनुरोध करूंगा कि प्रोफेसर के एन द्विवेदी जी को हम आमंत्रित करते हैं उनके विचार के लिए। डॉक्टर देवगढ़े मैडम, आप प्लीज सर को इंट्रोड्यूस करें। सर को सब लोग जानते हैं, फिर भी एक प्रोटोकॉल है, शॉर्ट में बोले जरा, ये निवेदन है। ओके, धन्यवाद सर। कमल नयन द्विवेदी सर हिंदू काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत है। सर का 27 साल का अनुभव है। सर ने 80 से भी ज्यादा शोध प्रबंध प्रकाशित किए हैं। 2 बुक्स को उन्होंने अनुवादित किया, तो 2 किताबों को प्रकाशित किया है। सर 1994 में जापान में सम्मानित किए गए थे उनके शोध प्रबंध के लिए। वैसे सर ने संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों के लोक संघ आयोग में सर ने विशेषज्ञ के रूप में काम किया है। और कोविड जो आयुष मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की थी कोविड वॉरियर्स के रूप में, वहाँ उसमें सर सदस्य थे। और आयुष काढ़ा को मानकीकरण के सदस्य के रूप में भी सर ने अपना योगदान दिया है। अभी मैं अनुवादित करूंगी सर को कि सर कृपया आपका जो एक व्यू है हमारे जो ड्रग्स है, द्रव्य आयुर्वेद में जिसके कंट्रोवर्सीज काफी है, उसके रिगार्डिंग आपका जो व्यू है वो प्रेजेंट करें कृपया सर। हेलो प्रोफेसर के द्विवेदी सर। सर है क्या इसमें प्रेजेंटेशन? हाँ सर, आपको दिख रहे हैं क्या? मुझे दिख नहीं रहे हैं सर। मेरे को तो दिख नहीं रहे। हाँ मुझे भी दिख नहीं रहे। मुझे फोन लगाया था, फोन भी नहीं लग रहा सर का। फिर मैं एक ट्राई कर लेता हूँ। उस समय तो हो गया, तब तक हम एक बार मैं कॉल करता हूँ। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि इस पे अपना जो पार्टिसिपेंट्स है उनको इनवाइट किया जाए किसी सजेशन जो सीनियर लोग हैं। तो सीनियर ने कोई भी अपना विचार रख सकता है। डॉक्टर मीना जी, प्रोफेसर राकेश तिवारी सर जी हैं, रश्मि श्रीवास्तव मैडम है, रमेश भूतिया सर हैं, सब लोग कोई भी अपने विचार रखना चाहते रखें, मैं सर को तब से कांटेक्ट करता हूँ। हाँ, आप एक बुला लीजिए। इसमें मानसी मैडम है शायद। हेलो, नमस्ते। नमस्ते मैडम। सर मैडम आप अपना थोड़ा हमें मार्गदर्शित करें प्लीज। एक्चुअली धन्यवाद कि इस प्रकार का संगोष्ठी का आयोजन किए जा रहे हैं आज, जिसकी बहुत ही जरूरत है। और डॉक्टर आचार्य जी और डॉक्टर जायसवाल जी ने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। आई थिंक कि बहुत सारा काम हो भी चुका है, बट उसको अभी एक लिखित स्वरूप में लाना और
उसको आगे लेके जाके जो मतलब एक जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं द्रव्यों, उन द्रव्यों को आइडेंटिफाई करके उनका बॉटनिकल आइडेंटिटी क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। जो अनआइडेंटिफाई है उसको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से लेके जा सके, एंड जो टोटली अलुप्त हो चुके हैं या जो नहीं है तो उन द्रव्यों के बारे में किस प्रकार से सोचा जाए, इस प्रकार का विचार अगर किया जाए या प्रोटोकॉल बनाया जाए और जितने लोग इच्छुक है या जो रिसर्च कर रहे हैं तो उन सबको साथ लेके अगर किया जाए तो बहुत ही अच्छा एक आगे जाके काम होगा। और शायद इंडस्ट्री में मतलब आयुर्वेद के अलग अलग फार्मेसी यूनिट में जो द्रव्य प्रस्तुत हो रहे हैं या जो द्रव्यों का प्रयोग किया जा रहा है, उन द्रव्यों को भी अगर लिया जाए कि वो एक्चुअली क्या लेते हैं, वहां पर उन्होंने बॉटनिकल आइडेंटिटी क्या की है, और उसके भी आगे जाके जैसे कि रासना के बारे में या तो शंख पुष्पी के बारे में है कि 4 अलग प्रांतों में 4 अलग बॉटनिकल आइडेंटिटी ली जाती है और औषधि निर्माण करते वक्त भी इस प्रकार का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो उसको ही स्पेसिफाई करते हुए जैसे आचार्य सर जी ने बताया कि सब्स्टिट्यूट या एडल्ट्रेंट न मानते हुए उसको अल्टरनेटिव के सोर्स के रूप में, कि अगर वहां वो अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में ये बॉटनिकल आइडेंटिटी हम लोग विथ एविडेंस अगर प्रूव कर सकते हैं तो एक बहुत बढ़िया काम जो है वो इस माध्यम से हो सकता है। वंस अगेन मैं आप सभी का आभारी हूँ कि मुझे ये विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया, और निश्चित रूप से मैं और मेरे डिपार्टमेंट के सहकारी या हमारे रिसर्च स्कॉलर्स जो है वो इस काम में हमारा योगदान देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। यहाँ मैं जो देख रही हूँ दीप पांडे सर ज्वाइन हुए थे। डॉक्टर राकेश तिवारी सर हैं, प्रोफेसर राकेश तिवारी सर, आप भी अपने कुछ मत रखिए। अच्छा। डॉक्टर के द्विवेदी सर जुड़ रहे हैं सर 1 मिनट में, वो किसी मीटिंग में थे, वहां से निकल के भी तुरंत ज्वाइन हो रहे हैं, उन्होंने भी फोन किया था, वो 1 मिनट में ज्वाइन हो जाएंगे। कोई भी अपना विचार रखना चाहे, प्रोफेसर राकेश तिवारी सर नमस्कार। मैं डॉक्टर तिवारी पीलीभीत आयुर्वेदिक कॉलेज से। सर नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच सर। जो डॉक्टर अभी बताया बहुत अच्छे से प्रोफेसर मोहनलाल जी ने और प्रोफेसर आचार्य जी ने सब बात बहुत अच्छी लगती है। मानसी जी ने जो कहा, प्रोफेसर मानसी देशपांडे जी ने, कि लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन, मेरा तो यही कहना है इतना सारा काम हो चुका है, उसे हमें पहले एक बार समराइज करके देख लेना चाहिए। एवरीबॉडी हैज डन इट, बहुत सारा काम हो चुका है और वो हम बिना देखे और बिना पढ़े हम पुरानी किताबों को देखे बिना आगे बढ़ते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है, जब मैं डॉक्टर जेपी सिंह जी सर अमृतसर से हैं, मैं उनके हर्बल फार्मेसी उससे जुड़ा हुआ था, कभी कभी वहां मैं पढ़ा रहा था। उस समय पटियाला आयुर्वेदिक कॉलेज की एक थीसिस मेरे पास आई और वो थी प्रियंगु विनिश्चय पे। और उस प्रियंगु विनिश्चय की थीसिस में उन्होंने जो लिटरेरी सर्वे किया था वो लिखा हुआ था कि उसके आचार्य प्रभु शर्मा जी की किताब के 2य भाग के पृष्ठ संख्या इतने पर ये लिखा हुआ है, और वो सब ऐसा लिखा हुआ था। इसका क्या मतलब था सर, कि मैंने ये समझा कि वो व्यक्ति ये भी नहीं जानता है, वहां का जो भी हो, काफी इंप्रूवमेंट हुआ मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन वहां व्यक्ति ये नहीं जानता है कि 5th वॉल्यूम में पीवी शर्मा जी ने अपनी जो बात कंट्रोवर्शियल ड्रग्स के बारे में रखी है, लिखा है। बहुत ही पैथेटिक था ये देख करके कि क्यों हम लोगों ने कुछ वो होमवर्क करके ही आगे नहीं बढ़े हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है लगती मुझे। मैं देखता हूँ इस पूरी चर्चा में पूर्व शर्मा जी के गुरु जी का नाम नहीं लिया गया, प्रोफेसर जो ठाकुर बलवंत सिंह जी का, तो उनका नाम, कि वो उन्होंने बहुत सारा काम किया है ग्लॉसरी ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स इन बृहत्तराई लिख करके। उसके बाद उसको पास ऑन किया उन्होंने, समझिए प्रवेश शर्मा जी को के जो गुरु रहे हों, आप सोच सकते हैं। तो प्रवेश शर्मा जी, उसके बाद चुनेकर सर और काफी लोग हैं, बापालाल जी हर जगह, प्रोफेसर श्री दुबे सर, और अब प्रोफेसर के द्विवेदी सर आ गए होंगे, आई थिंक सो। मुझे बिल्कुल ज्यादा आगे वो नहीं लेना चाहिए। आलोक जो अनिल शुक्ला सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छे से ये डायलॉग शुरू तो किया, और पर्टिकुलरली प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर जेपी सिंह जी, चौधरी सर, ये सब लोगों का बहुत बहुत आभार है। और बहुत एक लंबी लिस्ट है एक्सपर्ट्स की, बहुत सारे, प्रोफेसर के एन यादव जी भी जुड़े हुए हैं, मैं झांसी का कॉलेज के प्रिंसिपल। धन्यवाद बहुत बहुत।
हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर तिवारी सर आपका। अब इस टीम में आप कोर टीम में रहने वाले हैं, आपके गाइडेंस और आपका जो हम एक टेम्पलेट बनने वाले हैं, आपके विचार सर आई एम ऑलवेज हाँ रेडी और टू। लेकिन अब सर हमने इस पे प्रिय शर्मा जी गुरु जी को कैसे कोई भूल सकता है धर्मपुर के क्षेत्र में। अभी सर आचार्य अपने जायसवाल सर ने उनको अच्छा ट्रीटमेंट बिल्कुल किया सर, था। उनका हम सब बहुत तो बड़ा उनको contribution। मतलब सोते हुए भी याद करते रहते हैं। प्रिय शर्मा जी बिल्कुल को कोई बिल्कुल भूल नहीं सर, सकता दर्पण हम वाले। सब लोग वहाँ उन्हीं के धारा जी। से निकले हुए हैं, वहीं से आए हैं। बस अभी हमको लगता है प्रोफेसर वेणुगोपाल राव सर भी जुड़े हुए हैं हैदराबाद से। वो भी उनसे सुबह बात हुई थी, वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन में, फील्ड विजिट काफी करते रहते हैं। ऐसे काफी लोगों से बात हुई है सर जो काफी इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में, इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो कुछ अच्छा हो इसको लेके हम सब लोग चल रहे हैं। और मैं किरण द्विवेदी सर आ गए हों तो उनको हम इनवाइट कर सकते हैं। सर नहीं तो जी, बहुत सारे तब लोग तक हैं इसमें, डॉक्टर हाँ सुभाष साहू जी हैं, डॉक्टर शालिनी वार्ष्णेय जी हैं, हाँ, लोग फोरम की फोरम बात फोरम की जा ओपन है सकती सर, है। कोई भी अपनी बात रख बहुत अच्छी सकता सी है। बात। सर जी जी फोरम ओपन है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, अपने इनपुट दे जी सकता है। अनिल जी, पतंगे सतारा से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा कैन आई बात स्पीक? करते हैं, बहुत अच्छा प्लीज प्लीज सोचते हैं। मीनल लाड मैडम पुणे से, नमस्कार मैडम, प्लीज प्लीज गो अहेड मैडम। हाँ, अभी अरे, तक कैंसर नहीं ज्वाइन हुए, इसलिए मैं बात आगे बढ़ाना चाहती हूँ जी कि कॉन्ट्रावर्शियल ड्रग्स पे या अनुक्त द्रव्यों पे इतना काम हुआ है, लेकिन किसी का पता नहीं। ऐसा ही है सबके, मानसी जी के और इनके भी विचार मैंने सुने। तो ये पहल थोड़ा आईसी अपना CCRS ने लेनी चाहिए कि ये सब रिसर्चेस इकट्ठा होकर हम सबको अवेलेबल हो। और सिर्फ हम रूप विज्ञान तक ज्यादा सीमित है, गुण और कर्म विज्ञान तक नहीं गए अभी उसके बारे में। तो क्लिनिकल वर्क, क्योंकि क्लिनिकली प्रूव हो तभी हम उसको सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे या कंट्रोवर्सी दूर कर सकते हैं। तो क्लिनिकल लेना चाहिए स्टडी। तो क्लिनिकली सभी को सेंट्रल ऐसे रिसर्चेस लेकर सब कॉलेजेस को बांट के अगर हम ये काम करें तो जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि बीच में रवि नारायण जी ने ये शुरू किया था, पता नहीं उसका आगे थोड़ा क्या हुआ, मैं थोड़ी लेट ज्वाइन हो गई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। लेकिन उसके बारे में कुछ तो पहल हो जानी चाहिए। नहीं मैडम, Thank you. आपका विचार स्वागत योग्य है मैडम। हम सब लोग इसे टेम्पलेट बनाने वाले हैं अभी, अगली मीटिंग के पहले वो टेम्पलेट फाइनल हो जाएगा कि हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं आपका, उस पर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। और एक एक एक्सपर्ट जिसने जिस द्रव्य पे ज्यादा कार्य किया होगा, और एक ग्रुप बना हुआ है मैडम, उस पर अगर हम लोग अपने विचार रखेंगे तो हम लोग निश्चित कर पाएंगे। जैसे आचार्य सर ने और जायसवाल सर, मानसी मैडम, आप सबका जो कंसर्न तिवारी सर का, ये सब कंसर्न सबको पता है, क्या काम हो चुका है, क्या करना चाहिए, ये सब का हम लोग एक एक उन हर्ष पे या पर्टिकुलर उस ग्रुप ऑफ फर्म से हम महाकसाय घन वर्ग जैसे भी ले सकते हैं, गणों कोल भी ले सकते हैं। यस। कैसे निश्चित होगा वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी मैडम इसको हम रुकने वाले नहीं, इस पे हम लोग कंक्लूजन तक जाएंगे। कोई NCIS का रोड लेना है, मिनिस्ट्री का लेना है, या जो भी है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये द्रविड़ इतनी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इस पे काम होना चाहिए। और अभी हमारे द्रविड़ के लोग, काफी लोग कई अच्छी जगह पे हैं, तो दिस इज राइट टाइम। आचार्य सर ये सबसे महत्वपूर्ण है। चेयरमैन है एक आचार्य सर, और नेश्री मैडम वहाँ एम्स में बैठी हैं, तो ये सारा काम मैडम अभी ये राइट टाइम है द्रविड़ के लोगों के लिए। हम लोग आगे जरूर बढ़ाएंगे, आप सबसे एक्टिव सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी हमेशा। और अच्छा शुक्ला जी सर, एक मैं सजेशन है, तिवारी जी हैं, सब सीनियर लोग, पवन जी भी हैं, और बाकी मनोज है, कई लोग हैं, तो उनसे एक सजेशन ले लीजिए। एवरी पर्सन टू गिव वन प्लांट, जो भी एक ही प्लांट, कंट्रोवर्शियल प्लांट आप असाइन कर लीजिए, उनकी तरफ से वो प्रपोजल दे दे। उसी को हम महीने में एक रखे थे, उसको ना रखते हुए भी ज्यादा लोग आ जाएंगे तो हफ्ते में या 15 डेज में एक बार बैठ के एक एक प्रेजेंटेशन पहले से असाइन हो जाएगा कि रचना के तिवारी जी बोलेंगे 10 तारीख को, सो दैट ही विल गेट सफिशिएंट टाइम। एक ढंग प्रेजेंटेशंस करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आचार्य सर, सर यूपी इज इन इलेक्शन मोड, वी आर वर्किंग देयर। नो सर, अभी नहीं बोल रहा हूँ, आपको बाद में सर, आपका नंबर बाद में लगा लेंगे। 23 फरवरी के बाद में मैं कुछ फ्री हो पाऊंगा सर, थोड़ा सा। सर आप रिजल्ट डिक्लेयर करवा लीजिए, 10 मार्च के बाद आपको लेंगे, लेकिन आप मीटिंग में जुड़ते रहिएगा जरूर, आपके इनपुट बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल जुड़ा रहूंगा। और हमेशा मुझे तो बहुत अच्छी, एक्चुअली बहुत अच्छा लीड दे दी है मोहनलाल जायसवाल सर ने,
कि जो क्लियर हो चुके हैं, जो सेकंड लाइन की बिल्कुल उन पे कुछ मेहनत करके क्लियर कर लिया गया है, थर्ड लाइन इस जिसमें एक से ज्यादा वो हैं, बहुत अच्छा सा तरीका उन्होंने बता दिया है और उस पे हम लोगों को मुझे लगता है उनके गाइडेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो जो भी डिसाइड किया है उन्होंने कि 5-6 तरह के कैटेगरीज दे दिए हैं, मोर देन वन प्लांट जिसमें चल रहा है, और दूसरे ये है कि जिसमें बिल्कुल ऑब्सक्योर है, आइडेंटिटी अभी बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, वो धीरे धीरे हम लोग करें। पहले क्लियर प्लांट्स को बिल्कुल जो हम लोगों ने अभी थोड़ा बहुत बात कर सके हैं और उसको हम लोग क्लियर कर लें। बड़ी अच्छी यंग जनरेशन है सर, डॉक्टर सुभाष साहू जी हैं, डॉक्टर तमाम सारे लोग ऐसे जुड़े हैं, बहुत बढ़िया से। डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव भी मैडम जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर रेणु दीक्षित तिरुपति से। हाँ, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा काम करती है डॉक्टर रेणु। डॉक्टर इसी तरह से हिमाचल में बैठी हुई है डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी, शी इज वेरी एंथुसियास्टिक। रश्मि कर सकते हैं वो, शी इज वेरी गुड। नमस्कार बॉस। नमस्कार। भूतिया जी, रमेश भूतिया जी। मैं तो बहुत सारे लोगों को समझ रहा हूँ, लेकिन अब कितनों के नाम लिए जाएंगे। भूतिया सर हैं, बहुत अच्छा उनका। डॉक्टर इकबाल पठान है, मेरे कोई वो नहीं हुआ, लेकिन तभी मैं समझता हूँ बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारा वो काम करते रहते हैं जी। ठीक है सर। वापस सर का फोन आ गया, 1 मिनट में जुड़ रहे हैं जी सर। में सर किसी मीटिंग में थे, तो अभी करीब 1 मिनट में जुड़ रहे हैं और उनकी बात हम 5 मिनट सुनेंगे, बाकी अंत में हमारा पाठ होगा। किसी कुछ क्वेश्चन आंसर अगर आए हो डॉक्टर मीना जी तो फोरम ओपन है। डॉक्टर प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी जी जुड़ गए हैं अनिल जी? Then we are waiting for him also. Yes. No, के.एन. द्विवेदी जी has joined. Yes sir। तो हम लोग सब स्वागत करते हैं केंद्रीय सर का। डॉक्टर मीना जी सर का इंट्रोडक्शन दे चुकी हैं और सर को सब जानते हैं, मुझे लगता है जिस लोग हैं। तो सर डायरेक्टली आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने विचार आज के टॉपिक पे रखें, क्योंकि काफी विलंब हो गया। हम लोग काफी समय आपका इंतजार करीब 15 मिनट से कर रहे हैं, क्योंकि मेरी भी गलती हो गई कि मैंने आपको रिमाइंड नहीं करवाया था और आप किसी अन्य मीटिंग में व्यस्त थे। कमल नयन द्विवेदी सर, डीन IMS BHU, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। हाँ, बस मैं 1 मिनट मैं आ गया हूँ और सर नमस्ते सर। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। मीना सर को होस्ट बनाओ। मीना, प्रणाम। Am I audible and visible? Yes. सर आपका इंट्रोडक्शन हम लोग दे चुके हैं 7 मिनट। अच्छा, सबसे पहले सॉरी फॉर लेट। मैंने कहा आजकल व्यस्तता इतनी हो गई है कि अभी वाइस चांसलर की मीटिंग में चला गया था, देर से आया, मगर थोड़ा सा पहले और हमको मिल गया होता तो मैं और उनसे पहले छुट्टी मांग के चला आया होता। और एक्चुअली देखा जाए तो संदिग्धता नाम की कोई चीज आज के जमाने में नहीं रहनी चाहिए। मैं सीधे विषय पे आ जाता हूँ, है ना। संदिग्धता जब पैदा हुई तो पैदा हुई मिडिवल पीरियड में ज्यादा पैदा हुई, क्योंकि जब एक से उस समय भी ये परिस्थिति थी कि एक ही द्रव्य समस्त जगह उपलब्ध नहीं थे जो आज की स्थिति है। हिमालयन ड्रग्स कैसे होंगे केरल में? जो केरल में ड्रग्स मिलती हैं या कर्नाटक में मिलती हैं, चंदन इत्यादि, वो हिमालय पे कैसे होगी? मध्य प्रदेश में दोनों नहीं पाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश में न हिमालयन न साउथ इंडियन। तो उसके बदले में जो समान गुणधर्मी, समान गुणकर्म के द्रव्यों का प्रचलन शुरू हुआ। इसके हालांकि आप सभी लोग शिक्षक हैं, अच्छे विद्यार्थी भी होंगे, लोग इसमें जुड़े होंगे, मुझे मालूम नहीं कितने लोग हैं, लेकिन सभी संदिग्धता के कारणों को तो जानते ही हैं क्या है। मगर आज जबकि आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है, या अगर फार्माकोपिया में भी हम लिमिटेड ड्रग्स के बारे में ही बता पाए हैं, 500-600 के आसपास होंगे, अभी कम से कम 1500 के आसपास ड्रग्स ऐसी हैं, 1500-1600 के आसपास जो आयुर्वेदिक ड्रग्स जिन्हें माना जाता है, उनमें भी कई सारे हैं ऐसे जो कि मुझे एक वाकया याद आता है। मेरे यहाँ एक एग्जामिनर आए थे कर्नाटक से, डॉक्टर डी ल्यूकास, हमारे बहुत ही अच्छे मित्रों में थे, सीनियर भी थे। तो हमारे स्टूडेंट की वावा लेने आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये अग्निमंथ, तो उनके यहाँ तो अग्निमंथ होता नहीं है।
हमारा स्टूडेंट अग्निमंथ के जो बड़ा जो अग्निमंथ होता है वो दिखाया उसने, वो क्षुद्राग्निमंथ को मानते थे कि अग्निमंथ है। तो हमारे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं थे क्षुद्राग्निमंथ है, तो हमसे धीरे से कह रहे हैं कि सर मेरे यहाँ तो इसको ही अग्निमंथ कहते हैं। हमने कहा देखिए क्षुद्राग्निमंथ कितना छोटा होता है, क्या उसके टहनियों को रगड़ करके आप आग पैदा कर सकते हैं? हंसने लगे। तो वो आज भी कहीं ना कहीं है। और केरल खास करके चले जाइए जहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन के सबसे ज्यादा, आयुर्वेद कम और ट्रेडिशनल आयुर्वेद भी है, ऐसा नहीं कहता है आयुर्वेद नहीं है, लेकिन वहाँ पारंपरिक औषधियों का प्रयोग बहुत ज्यादा है। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो कि हमारे अनिल शुक्ला जी और डॉक्टर आर.के. तिवारी जी हैं, इसमें डॉक्टर मोहनलाल जायसवाल जी हैं, डॉक्टर हमारे प्रिय डॉक्टर आचार्य हैं, हमारे जामनगर वाले, शालिनी दिखाई पड़ रही हैं इसमें हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जिनका दिखाई पड़ा 3-4, महेश व्यास जी भी हैं दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहां हम अपने इन बातों को कंक्लूड कर सकें कि नहीं हम इसी चीज को अग्निमंथ मानेंगे, इसी चीज को हम बिल्व मानेंगे, इसी चीज को हम कोई भी संदिग्ध द्रव्य रास ना मानेंगे या मुरवा मानेंगे। अब संदिग्धता नाम की कोई चीज रहनी ही नहीं चाहिए। हालांकि इसका प्रयास पिछले 50 वर्षों से चल रहा है। हमारे आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी, प्रोफेसर कृष्णचंद्र चुनेकर जी, इन लोगों ने परिश्रम करके अपना एक द्रव्य की संदिग्धता दूर करते हुए एक विशिष्ट द्रव्य को मान लिया है, लेकिन अभी भी उसका प्रैक्टिस नहीं होता साउथ इंडिया में। जैसे आज भी अपराजिता जो को वहाँ नहीं, नील शंख पुष्पी को ही शंख पुष्पी कहते हैं। अब ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होंगी तभी हमारे आयुर्वेदिक ड्रग्स जो फार्मूलरी है, फार्मूलरी में जो लिखा हुआ है, या हमारी फार्मूलरी या फार्माकोपिया में भी तमाम गड़बड़ी है, डॉक्टर आचार्य भी जानते होंगे, जिनको अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पर इसको डिस्कस करके और तब हम गवर्नमेंट को रिकमेंड करें तो शायद कहीं कुछ ऐसा हो जाए। हमें अपने कर्तव्य करने में नहीं चूकना चाहिए। हमें इन सब को संहिता दूर करते हुए गवर्नमेंट को रिकमेंड करना चाहिए, और इतना ही नहीं, प्रयास भी करना चाहिए कि वो गवर्नमेंट उस बात को माने। जब मैं लगभग 10 वर्ष तक फार्माकोपिया कमेटी का मेंबर रहा और एपीसी के सिंगल ड्रग कमेटी का चेयरमैन भी रहा, मैंने बहुत सारी बातें उसमें उठाई। मुझे अफसोस है कि थोड़ा प्रशासनिक कार्यों से उन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। आप अगर फार्माकोपिया खोले तो देखेंगे कहीं सिनोनिम बेसोनिम की जगह कहीं सिनोनिम लिखा हुआ है, कहीं सिनोनिम की जगह बेसोनिम लिखा हुआ है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तब की बात है जब 1965 के आसपास ये फार्माकोपिया कमेटी बनी थी, और तब से भी प्रयास तो अवश्य किया गया होगा, लेकिन जैसे हम उसमें सफल नहीं हुए, लोग भी उसमें सफल नहीं हो पाए होंगे। लेकिन यह प्रयास आप लोगों का, इस प्लेटफॉर्म का बहुत ही अच्छा है, जो आपने सोचा है कि प्रति शनिवार को या जो भी आपने दिन बनाया हो इसमें डिस्कस करेंगे, और एक ड्रग के लिए एक पर्टिकुलर वनस्पति, बॉटनिकल सोर्स जिसे कहते हैं, एक द्रव्य के लिए एक बॉटनिकल सोर्स होना चाहिए। वो चाहे यहाँ पड़े, चाहे केरल में पड़े, चाहे कश्मीर में पड़े, वो एक ही होना चाहिए, उससे मानना चाहिए। तभी हमारे फार्मुलेशंस में समरूपता आएगी और ड्रग्स के इफेक्ट में भी समरूपता आएगी। केवल ड्रग का नाम ही नहीं, हम जानते हैं कि 6 महीने से अधिक काष्ठ औषधियां नहीं चलती। तो हम यदि हम स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे ऑफिशियली अपने ऑफिसर्स की तरफ, मतलब प्रशासन की तरफ से, तब तक हम आयुर्वेदिक औषधियों में उतनी गुणवत्ता नहीं पाएंगे। और जब गुणवत्ता नहीं हुई तो रोगी के तो अलग की बात है, चिकित्सक को भी अपनी जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उस पर विश्वास नहीं होगा, उसका आत्मविश्वास डेवलप नहीं करेगा कि क्या मैं केवल इसी ड्रग से दवा को दूर कर सकता हूं। मगर जब हम एक ड्रग की संदिग्धता दूर करके उसका पहचान, संदिग्धता तो दूर ही है लगभग, केवल उसको एक देना है स्वरूप, रेशनल स्वरूप और युक्ति संगत स्वरूप देना है, युक्ति संगत रूप से उसे प्रस्तुत करना है, और उस हिसाब से जब औषधियां भी बनेंगी तो उनकी गुणवत्ता भी समान होगी। न केवल रोगी बल्कि चिकित्सक का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हम उस औषधि को लिख रहे हैं, निश्चित रूप से इसकी व्याधि को दूर करेगी।
मैं पुनः क्षमा मांगता हूं कि मुझे देर हुई, विलंब हुआ, और आगे से मैं पूरी कोशिश रहेगी कि विलंब न हो। तारीख क्या है, आज है 31 है, तो 7 को शायद पढ़ना चाहिए, 6 या 7 को। मैं पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अगली बार से मैं समय से उपस्थित हूँ, अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। गलती हमसे भी हो गई कि आपको मैं लास्ट मोमेंट पे नहीं इनवाइट कर बोल पाया। मुझे लगा कि आप हर बार मीटिंग में बहुत समय से आ जाते हैं, क्योंकि वाइस चांसलर के साथ मीटिंग में थे तो मैं भी डिस्टर्ब करने की हट नहीं कर पाया। तो सर आपके आने से पहले सब चर्चाएं हुई, जैसा कि आपने बताया है कि एक जी। द्रव्य को लेके हम लोग उससे ही कंक्लूसिव रिमार्क्स तक पहुंचेंगे, और एक एक्सपर्ट एक द्रव्य पे अगले से लेक्चर्स में हम लोग निश्चित कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर टेम्पलेट बनाएंगे सर, क्या क्या उस द्रव्य के बारे में क्या क्या सूचना होनी चाहिए, इन जी, सब आप जी। सब जो गुरुजी लोग हैं और उन सब के हम लोग राय लेके वो टेम्पलेट फाइनल करेंगे। और भी आचार्य सर और जयसवाल सर ने अपने जो इनपुट दिए हैं उनको लेते हुए, बाकी पूरे सर देश से लोग जुड़े हुए हैं, पूना से, तिरुपति से, पपरोला से, बिहार से, पटना से, अमृता से, भी सभी प्रदेशों के लोग जुड़े हुए हैं, गोवा से, हैदराबाद से, तेलंगाना से, मतलब सब जगह से लोग जुड़े हुए हैं सर। तो ये अभी अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है, आप लोगों का ब्लेसिंग रहेगी तो हम लोग भी जल्दी ही एक टेम्पलेट बनाएंगे। अभी सर तो हर लास्ट संडे ऑफ द मंथ डिसाइड किया था, आप हर हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे अच्छा, जितना कोई हो बात नहीं, लास्ट संडे ऑफ द मंथ ही रहे, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। करेक्ट करेक्ट। नहीं सर, हाँ, वो 15 दिन में कर सकते हैं। आचार्य सर का रिकमेंडेशन है कि अगर ज्यादा लोग बोलने वाले रहेंगे और ज्यादा रहेगा, जो काम हो चुके हैं पहले उनको कंपाइल करना है, तिवारी सर का कहना है कि जो हाँ, संदीप द्रव्य में जो काम जितना हो चुका है जो वो उसको कंपाइल कर लिया जाए, तो ऐसे काम हम लोग करेंगे सर। और क्योंकि आज का समय हमने सूचित सबको किया था कि 7 से 8 का ही रहेगा, और ऑलरेडी हम लोग 8:45 तक पहुंच रहे हैं, तो ये दिखाता है कि द्रव्य के गुण के विषय में कितना लोगों का वो इंटरेस्ट है, कितना प्यार है, कितना सम्मान है। तो इसको हम लोगों को कंक्लूसिव रिमार्क में पहुंचना चाहिए। और अब ज्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन आंसर जो हम लोगों ने बीच में आपसे लेट हुआ तो हमने रख लिया था, लोगों ने अपने व्यू भी रखे। तो मैं चाहता हूं कि अभी जो इस प्रोग्राम के जो मूल में जो प्रणेता थे, जो मुझे पिछले 6 साल 1 साल से कह रहे थे कि आज विश्व शौर्य परिषद के प्लेटफॉर्म से काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई राज्यों में काम कर लिया है, तो कह रहे थे कि आप संयोजक का काम अच्छा कर सकते हैं। कि मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ाई किया, महाराष्ट्र में मैंने एमडी पीएचडी की, और अभी मैं मध्य प्रदेश में कार्य कर रहा हूँ, तो मैंने सबको संयोजन करने की कोशिश किया है। अब मैं गुरुदेव जिनको हम प्यार से गुरुजी कहते हैं, और वो जो विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रारंभ से ही जो उसके संस्थापक कुछ लोगों में से एक हैं, प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्र जी को इनवाइट करूंगा कि आज के जो हमने प्रोग्राम हमने शुरू किया, आपके आशीर्वाद से विश्व आयुर्वेद परिषद की पूरी टीम, सेंट्रल टीम का धन्यवाद देते हुए कि आप गुरुजी इसका पाथवे कुछ अपने विचारों से हमको अपना मार्गदर्शित करें। आज आदरणीय गुरुजी। बंधुवार डॉक्टर अनिल जी, मैं इस नए युग के जिन्होंने काफी आयु में काम प्रारंभ किया था, गोस्वामी तुलसीदास जी, जिस आयु को हम समझते हैं कि हम रिटायर हो गए, लगभग 70 साल के बाद 75-80 में उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया, और उसके बाद में वो आज घर घर में व्याप्त है। तो एक तो उनसे बात है कि हमसे क्या क्या करवाना चाहता है। प्रारंभ में मैं उनका जो एक मंगलाचरण है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ ज्ञाभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। आज का जो विषय हम सब लोग जो हैं, ये ठीक है कि आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी विधा द्रव्य गुण से संबंधित है, लेकिन सबके मन में एक बात है कि आयुर्वेद पुनः गौरवान्वित हो। और वर्तमान समय में ये हम लोगों के ऊपर एक दायित्व है, जो हम लोग शिक्षक ग्रुप में हैं, शिक्षण में हैं। क्यों शिक्षण ही, कोई कौटिल्य ही देश का मार्गदर्शन कर सकता है, कोई आचार्य संदीपनी होंगे वही कृष्ण का निर्माण कर सकते हैं, कोई वशिष्ठ होंगे वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का निर्माण कर सकते हैं। तो हम सब लोग उसी श्रृंखला के लोग हैं, जिन लोगों को मैंने निश्चित रूप से
कई लोगों को पहली बार देखा सुना, लेकिन ये जो एक मीडिया का माध्यम मिला है ये भी बड़ा सरल है। शब्द का क्या अर्थ और अनर्थ हो सकता है ये हम सब लोग जानते हैं, इसलिए निरुक्त और बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। हठयोग प्रदीपिका संस्कृत का ग्रंथ है और उसमें एक श्लोक है, काफी लोग उससे परिचित होंगे, मैं समझता हूँ सभी लोग उससे परिचित हैं, लेकिन उसको जानबूझ के मैं स्मरण कर रहा हूँ। गो मांसम भक्षये नित्यम पिबे चा अमर वारुणी कुलीनम तमहम वंदे इतरेतु कुल घातकाः। माने जो प्रतिदिन गोमांस का भक्षण करता है, गोमांसम भक्षये नित्यम, और पिबेच अमर वारुणी, अमर वारुणी माने दोनों के शाब्दिक अर्थ हम लोग जानते हैं, गोमांस का मतलब बीफ और अमर वारुणी का मतलब लेकर। लेकिन हठयोग प्रदीपिका का जो लेखक है उसका मतलब वास्तव में गोमांस से और अमर वारुणी से क्या था, जब तक ये स्पष्ट नहीं होता तब तक ये शब्द का अर्थ समझ नहीं सकते। उसी हठयोग प्रदीपिका के तीसरे अध्याय में ये 47वां श्लोक था। 48वें श्लोक में उन्होंने कहा गो शब्देन उदिता जिह्वा, गो का मतलब यहाँ पर जिह्वा है। फिर देखना पड़ा अमरकोश को, तो गो शब्द के 10 पर्यायवाची वहां मिले, स्वर्ग, ईशु, पशु, बाघ, वज्र, दिशा, नेत्र, पृथ्वी, भू और जल। ये सब इसीलिए किसी का जब देहावसान होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो स्वर्ग गया, माने गोलोकवासी हुआ। तो ऐसे ही गो माने इंद्रिय, जैसे गोपाल, तो गोपाल का मतलब ये ठीक है, गायों का पालन करने वाला भी गोपाल है, लेकिन गोपाल का मतलब ये भी है कि जो अपने इंद्रियों को वश में रखता है। तो ये जो शब्दार्थ था ये हठयोग प्रदीपिका के कर्ता ने वहीं पे नेक्स्ट श्लोक में दे दिया। और दूसरा श्लोक जो अमर वारुणी का था उसके बारे में भी स्पष्ट किया, जिह्वा प्रवेश संभूत वह्निनोत्पादिता खलु चंद्रात् सेवत यत् सारः तत्स्यात् अमर वारुणी। माने ये खेचरी विद्या जो होती है, खेचरी योग है, उसका एक प्रयोग है कि जिह्वा को तालू से लगाने के बाद में जो वहां से श्राव होता है दैट इज अमर वारुणी। तो अगर ये नहीं पढ़ाया जाएगा तो खाली पहला श्लोक पढ़ के निश्चित रूप से कहेगा कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो बीफ खाते थे और अमर वारुणी का सेवन करते थे, ये उनका निर्देश है। तो ऐसे ही ये जो हम लोगों के पास प्रभु की कृपा से ऋग्वेद से लेकर के और अब तक का साहित्य उपलब्ध है, अनेक लोगों ने काम किया है। ये ग्रंथकार निश्चित रूप से 101% सही है। क्यों? उनके आगे न तो कोई तरक्की के मार्ग था, वो तो रजस तमो व्याम धर्मुक्ता तको ज्ञान बलेन, ये इस प्रकार से अपना काम करते थे। तो विश्वविद्यालय परिषद ने जो इस प्रारंभ किया कि आज विश्व में आयुर्वेद के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। अभी इस आकर्षण को टिकाए रखने का काम ये हम लोगों पे, माने जो आयुर्वेद के इस देश के और आयुर्वेद के जो लोग हैं उनका है। तो देश के सभी विश्वविद्यालयों में, सभी विद्यालयों में एक जैसा पढ़ाई हो। जैसी बहुत चर्चा हुई कि अगर मान लीजिए कोई पपरौला से यूजी करके दक्षिण में जाता है, या अभी डॉक्टर साहब ने जो चर्चा की कि अग्निमंथ को क्षुद्राग्निमंथ कैसे माना जाए, भूम्यामल की और आमल की, ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर रहा। तो इन सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि एक जैसा अध्यापन, ये बड़ा एक दिन का काम नहीं है। पिछले जो हम लोगों ने जिनको अध्ययन किया 50 ये पूरा एक शताब्दी मैं समझता हूँ बीत गई होगी, बलवंत सिंह जी से लेकर के और डॉक्टर फिर प्रियव्रत शर्मा जी, चुनेकर जी, बापालाल जी, दक्षिण के कुछ लोग, अनेक लोग हुए, उन सबके कालखंड से। तो उन सब में फिर लेकिन आज भी जैसा हम लोगों के सामने अनुभव आया, हम लोगों के सामने निश्चित रूप से 3 या 4 श्रेणियां हैं इस समय शिक्षकों की भी, माने जो सेवानिवृत्त हो गए, हम तो शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता ही मान के चलते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके मन में क्या क्या है, जायसवाल जी के अंदर कितना ज्ञान है। अब हो सकता है हम लोग कहेंगे वो लेखन में होगा, लिखा जाएगा, कई बार लेखन में सब चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती। आयुर्वेद परिषद का एक भी क्रम रहेगा
मैं समझता हूँ कि ये जो लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, डॉक्टर राकेश तिवारी से मेरा 1-2 बार इससे अभी चर्चा हुई, लेकिन फिर वो प्रशासनिक कार्यों में जुड़े और प्रशासनिक कार्यों के बाद में कोविड में आ गया और कोविड में उनके कॉलेज को कुछ काम दे दिया गया। तो और अब भी उन्होंने बताया कि चुनाव है, ये सब खटर-पटर चलने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला कभी। वो जो लोग कहते हैं कि कुछ समय ऐसा निकालो, नेह कर लो राम से, कभी फुर्सत नहीं होने वाली। तो ये भी काम महत्व का काम है, अगर ये देंगे तो प्रति 24 घंटे में से हम लोग खाली ये तय करें कि भाई 1 घंटा हम इस प्रकार के काम के लिए देंगे, तो उसमें ना कोई प्रशासन बाधा करेगा, ना चुनाव बाधा करेगा, ना विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाएं आएंगी। और आजकल हम लोगों के सामने ये जो ज्ञान के अछूत क्षेत्र खुले हैं, कई बार भविष्य के लिए द्रव्यों की उपलब्धता कितनी चाहिए, कैसे होगी, इसके लिए मान लीजिए एक पूरा सा एक वनस्पति उत्पादन की योजना चल रही है, बहुत से। लेकिन मुख्य काम क्या है, जो अभी डॉक्टर द्विवेदी जी ने विषय रखा कि निर्णय हुए, मैंने परामर्श दिए, लेकिन वो परामर्श फाइल में बंद हो जाते हैं, आगे निर्णय तक नहीं पहुंचते। तो ये सब जो काम है, ये काम किसी काम के प्रति सतत लगा रहना, सातत्य ये आवश्यक है। और हमारी ये जो टोली है, डॉक्टर मैं तो सबके नाम कम जानता था, लेकिन बहुत से नाम आज ही प्रचार में आए हैं। ये जो 50-60 लोग जुड़े, ये अच्छी टोली बन सकती है। इसमें से दोनों प्रकार के लोग हैं, एक वो जिनको मार्गदर्शन करना है, एक वो जिनको काम करके उस बात का लक्ष्य तक पहुंचाना है। तो हम लोग तय कर लें कि जो विवेकानंद की अभी 12 जनवरी को जिनका जन्मदिन था, उनका एक बड़ा वाक्य प्रसिद्ध है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त परान्नि बोधत। में हम लोग तय करें कि ये करना है, और जब तक सिद्ध ना हो जाए, बाधाएं आएंगी ये मानते हुए भी, लेकिन जब समूह रहता है तो फिर बाधाएं भी एक तरफ हट जाती हैं। और कौन करेगा, तो कोई बाहर से करने वाला नहीं आएगा। बाहर से आएगा तो मैक्स मूलर आएगा और वो बताएगा कि वेदों में गडरियों के गान हैं, वेदों में कोई अच्छा साहित्य नहीं है। क्यों? दूसरे लोग तो अपने हिसाब से आएंगे, वो हमारी श्रद्धा को जगाने नहीं आएंगे, हमारी श्रद्धा को हिलाने के लिए आएंगे, टू शेक आवर कॉन्फिडेंस। तो ये जो मैंने तुलसीदास जी का मंगलाचरण पढ़ा, श्रद्धा और विश्वास आयुर्वेद में हम सब लोग लगेंगे। माने मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लगेंगे, मैं खाली भाषण दूंगा, हम सब लोग लगेंगे। और ऐसी एक टोली जिसका प्रारंभ बहुत दिनों से चर्चा में हो रहा था, लेकिन आज अनुज जी और उनके समूह के साथ में डॉक्टर महेश जी, ये सब लोग इस काम में लगे हैं, तो अच्छा रहेगा। बाकी निश्चित रूप से अन्य सब लोगों की बात होती, लोगों का क्वेश्चन आंसर होते, ये सब हो जाएंगे। मुख्य बात यह है कि जितना काम हो गया है वो एक बार सामने आए। मैं दूसरे ढंग से बात करता हूँ, हम लोगों ने एक अनुसंधान प्रकोष्ठ में काम शुरू किया है। पांडुलिपियां जहां जहां, देखिए एक पांडुलिपि बहुत दिन बाद मिली थी, जिसको हम लोग काश्यप संहिता के रूप में जानते हैं। उसमें लगभग 400 पृष्ठ थे, कुल 400 पृष्ठों में से 105 पृष्ठ का सामान मिला है। तो वो जो 104 पूरे 500 पृष्ठ 400 पृष्ठ थे, वो कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन हम लोग उसकी तरफ, तो अब ये भी काम करना पड़ेगा, शिष्यों को इस प्रकार के कामों में प्रवृत्त करने का काम, ये भी हमारे अध्यापकों को ही करना पड़ेगा। इसलिए अध्यापक प्रकोष्ठ का बहुत बड़ा दायित्व है और अध्यापकों का दायित्व है। और हम सब लोगों ने माना कि अपने आप को पीछे रख करके आयुर्वेद को जरा आगे रख के विचार करेंगे तो सब चीजें निश्चित रूप से सफल होंगी। ऐसे हम सब लोगों की संविधा से ये यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होगी और ये सब निश्चित रूप से आयुर्वेद के भविष्य को देदीप्यमान करेगी। और भारत आयुर्वेद का भी पुण्य भूमि है। वैदिक काल से अभी डॉक्टर जायसवाल जी ने जो चर्चा की कि कहाँ 666 द्रव्य थे, 66 से 6600 हो गए। डॉक्टर द्विवेदी जी ने कहा कि लगभग लाइन में भी 150 द्रव्य, 1500 द्रव्य ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ विचार होना चाहिए। तो हम लोग इसको काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सब समूहों को काम देंगे और मैं समझता हूँ
कि स्वेच्छा से जो लोग इसमें लगेंगे वो निश्चित रूप से अपने अंतःस्थल से लगेंगे। जैसे प्रोफेसर राम जी हैं, डॉक्टर विनोद जी हैं, ये सब लोग हम लोगों के व्यक्तिगत संपर्क में तो हैं, लेकिन ये सामूहिकता के रूप में कहीं अगर ये लग पाएंगे तो निश्चित रूप से आयुर्वेद का और द्रव्य गुण शास्त्र का भला होगा। और द्रव्य गुण का नहीं, हम लोग तो आयुर्वेद के भले की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन में सब लोगों ने जो 1 घंटे के लिए बैठे थे 2 घंटे हो गए, और उसमें भी जो मुख्य कार्यक्रम था कि लोगों के मन में जो आशंकाएं थी, तो आशंका नहीं, कोई संदिग्धता का प्रश्न ही नहीं। यही हुआ जैसे वो सत्यनारायण की कथा में कहते हैं कि गोधूम का चूर्ण नहीं मिला तो अभावे शाली चूर्ण वा शर्करा वा गुड़स्थ था, शर्करा नहीं मिलती तो गुड़ के काम चलाना। तो ऐसे ही जिन जिन लोगों को लगा, अब जैसे ये शुकनासा की बात आई कि उससे लोग अंदाज लगाते थे कि किधर जल बरसेगा, ये बात आई कि भाई ट्राइबल्स हैं, तो विभिन्न प्रकार के आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि जिनकी जानकारी में कुछ पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, उनकी जानकारी वो डॉक्टर महेश जी के पास जानकारी इकट्ठी हो जाएगी तो सब जगह पहुंच जाएगी, उनको देने, फिर उनको कैसे काम करना, इस पे काम शुरू हो गया है विभिन्न स्थानों पे। लेकिन सब लोग लगेंगे, ये काम कुछ एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं होना। तो मेरा अनुरोध है कि विदेश के 400 विद्यालय हैं, उनमें कम से कम यूजी लेवल पे जो पढ़ाया जाए वो एक जैसा पढ़ाया जाए, जिससे उसके मन में घटाना हो कोर्स तो घटाएंगे, बढ़ाना हो तो बढ़ाएंगे, लेकिन उसके मन में कोई कन्फ्लिक्ट ना रहे कि अरे भाई मैं ये पढ़ के जा रहा हूँ वहां तो पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। और फिर पीजी लेवल पे जो विद्यार्थी आते हैं उनका समय थोड़ा सा वास्तविक शोध में लगे, इस दिशा से हम सब लोग लगेंगे। मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों ने जो समय दिया, और मैं जितना मुझसे अपेक्षा थी उससे ज्यादा कुछ विषय मैंने रख दिया, लेकिन फिर भी आप सबसे पुनः एक बार नमस्कार करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका पाथे और जो मार्गदर्शन हमको मिला। हम इस सब जो ग्रुप में आज उपस्थित हैं उस पहले तो निवेदन है कि सब लोग जो अपना एक ग्रुप तो हमने बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उसमें द्रव्यगुण परिषद के नाम से ग्रुप भी है, और एक अपना ग्रुप तो आइडिया जो है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ऑफ द्रव्यगुणा है वो ऑलरेडी वहाँ है। तो उसमें से जो इंटरेस्टेड लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और अलग अलग टीम बना के, अभी तो गुरुजी पहले हम जो काम हो चुका है पहले इकट्ठा करेंगे वो काम में लगे, जो काम हो चुका है उसको एकत्रित करिए, और उसके बाद हर वाइज गुरुजी हमने एक टेम्पलेट बनाने वाले हैं कि एक द्रव्य के बारे में हमको क्या क्या चर्चा करनी है। आचार्य सर ने बताया है, जायसवाल जी ने बताया और द्विवेदी सर ने, वैसा एक टेम्पलेट बना के फॉर्मेटिंग करके उसी एक एक एक्सपर्ट से एक एक द्रव्यों के बारे में स्टार्टिंग से अंत तक उस द्रव्य में अगर क्या उसका सब्स्टिट्यूट है, क्या उसका कहाँ जो पूरे देश में जाना जाए, तो उसके गुरुजी हम लोगों ने सोचा है कि आप सबके बड़ा प्लेटफॉर्म है विषय परिषद, इसको हमें डॉक्यूमेंट करके शासन तक, प्रदेश नहीं केंद्र शासन तक, NCISM में भी और आयुष मिनिस्ट्री में भी, सब जगह ये काम हो जो काम हो नहीं पाया, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बहुत दिनों से बन रही लेकिन पब्लिश नहीं हो पा रही गुरुजी किन्हीं कारणों से। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कुछ क्या इश्यूज हो तो अभी सरकार जानेगी, लेकिन हमारा जो कार्य है सबका, जैसा आप कहते रहते कि हम सरकार के काम करेगा, वो सरकार के ऊपर बैठे रहेंगे तो काम नहीं होगा, काम करना रहेगा। तो इन्हीं सब शब्दों से बाकी हम लोग तो और अभी चर्चा करते रहेंगे ग्रुप में, और जो अगली मीटिंग के पहले हमको क्या करना वो हम पहले निश्चित कर लेंगे और सबके नॉलेज में रहेगा। और मुझे लगता है कि डॉक्टर मीना जी का कुछ क्वेश्चन आंसर किसी को पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि समय काफी हो गया है, हम लोग करीब 2 घंटे हो गए। मैं समझता हूँ कि अनावश्यक रूप से जो कार्यक्रम दिया उन क्वेश्चन आंसर को रखिए। मेरा कहना यह है कि ये जो आज का आपने किया है इसको फेस उस पे YouTube पे रहेगा, और इसको प्रकाशित करिए माने थोड़ा बहुत परिश्रम का काम है, लेकिन आजकल डॉक्टर जायसवाल जी ने जो विषय रखा, या फिर उससे पहले डॉक्टर आचार्य जी ने रखा, डॉक्टर केएम द्विवेदी जी ने जो अपने मन की बातें रखी, तो ये सब बातें एक बार यदि आप कुछ टोली को जुटा करके कुछ आवश्यकता हो तो उसके लिए कुछ आर्थिक व्यवस्था भी करके ये सब हो करके, मैं चाहता हूं कि द्रव्य का आपसे 6 महीने बाद जब हम लोग बैठे तो हमारे पास इतना लिखित साहित्य हो, उपलब्ध हो, क्योंकि सब लोगों ने कर नहीं पाया, और वैसे भी YouTube पे उपलब्ध रहेगा। तो ये सब सामग्री इकट्ठी करिए जरा,
जो हमारे पब्लिकेशन के माध्यम से भी आवश्यक हो तो उसको पब्लिश भी करेंगे। क्यों मैंने कहना यह है कि जो केंद्र के विचार हैं, आप लोगों के पास विचार हैं, वो सब विचार में न रह करके एक्शन में आए। उसके लिए जो क्रम है, भाई डायरी लिखने के बाद में उसका पब्लिकेशन, तो ये सब भी इसके साथ ही प्रारंभ से शुरू करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो दूसरी बात आपने रखी कि कुछ लोगों के साथ बैठ के तो एक समूह बना करके क्या क्या चीजें रखनी, प्रोटोकॉल, बैठक का प्रोटोकॉल तय करना, और महीने में एक बार करना तो ठीक है, नहीं तो 2 बार भी करना, क्योंकि केवल त्रिभुवन के लोगों को रहना है और लोगों की रुचि होगी तो 2 बार भी जुड़ेंगे। क्यों काफी काम बहुत है, ये मान के शुरू करिए। बाकी धन्यवाद। जी गुरुजी, धन्यवाद। ऐसे ही करेंगे। अभी इससे चर्चा शुरू हो जाएगी, तो अगर हम लोग की तैयारी किसी हो जाएगी तो हम तो अभी दूसरा रविवार और चौथा रविवार, अभी तक तो हम रविवार को सोचे थे, लेकिन अब दूसरे रविवार को भी संभव हो पाएगा तो हम कार्य करेंगे। आचार्य सर का भी कहना है। तो अब मुझे लगता है कि हम लोग आज के कार्यक्रम के समापन पे, डॉक्टर मीना जी कुछ आपको कहना है? कोई किसी का क्वेश्चन आंसर तो नहीं है? जैसा गुरुजी ने कह दिया है कि बोलने के बाद तो अब क्वेश्चन रहेंगे, बीच में क्वेश्चन आंसर हो गया है। अभी हम लोग को शांति मंत्र के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आंसर में शंकाएं नहीं है, लोग और अपनी जानकारी देना चाहते हैं तो वो जानकारी अगली बार इकट्ठी करेंगे सबकी, खूब सबके विचार चाहिए ही। जी गुरुजी, ऐसे करेंगे। समाप्त करिए। बस गुरुजी, हम लोग आज शांति मंत्र का पाठ करेंगे और आज के काम को आज के इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे इस उद्देश्य के साथ कि जैसा सबका आज दिशा निर्देश मिला है। और मैं प्रोफेसर तिवारी सर से मैं निवेदन करूंगा कि शांति मंत्र का पाठ तिवारी सर के माध्यम से हो जाए। आप बोलेंगे तिवारी सर? नहीं सर, आप बोलिए। जी जी, चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः कोई कर दीजिए। मैं बोल देता हूँ, मैं ही बोल देता हूँ। जी सर। सब लोग जरा सीधे बैठ जाएंगे, कमर सीधी करके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबसे निवेदन है कि अगले मीटिंग में आपसे जुड़े। मैं लिंक शेयर करता रहूंगा ग्रुप में। और जो आज जुड़े, आज कमलेश द्विवेदी सर भी जुड़े थे, हम लोग उनका पाथे लेने पे सब लोग आज इतना डिसीजन में इन्वॉल्व थे कि बहुत सबका नाम नहीं ले पाया। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो सब लोग हमारे केंद्रीय टोली के लोग थे या जो जुड़े, उन सबका धन्यवाद देते हुए, चूंकि एक अनौपचारिक बैठक थी, ये मीटिंग जैसा था गुरुजी, कोई ऐसा हमने अभी इसका प्रोटोकॉल फाइनल नहीं किया था, तो ये पहले औपचारिक हमने आज ये किया है। और चौधरी से निवेदन है कि अगर रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे तो हम लोग कुछ और चर्चा करके इस कार्यक्रम को, इस लिंक को आज खत्म करेंगे, यहाँ से पूर्ण करेंगे। रिकॉर्डिंग तो बंद कर